हेलो दोस्तों, आप सभी का इस श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कल हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो के अंतर्गत, वो स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए थे। आज हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो यूपीएससी के हिसाब से हम देख रहे हैं। और इसमें हमारा पूरा फैक्टर, अभी चूँकि हमने पॉलिटी पढ़ा था और पॉलिटी वाली जो श्रृंखला है उसमें आपको ये चीज़ें कराई जा रही है ताकि किस तरीके से हम पेपर को हैंडल करें, किस तरीके से, मतलब कई बार स्मार्ट तरीका भी हमें आना चाहिए कि हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जोड़ करके, है ना, वो इसके अलावा उसको लगा करके हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इतना नहीं, आपको इसमें क्या फ़ायदा होता है, एक तो फ़ायदा यह है कि आपको ट्रेंड समझ में आता है कि जो यूपीएससी है उसका ट्रेंड क्या है या पीसीएस है उसका ट्रेंड क्या है क्वेश्चनों का। और एक चीज़ और बता दूं, जब यहाँ आपने अगर यूपीएससी के पेपर किए तो कुछ क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के पीसीएस में डायरेक्ट पूछे गए, ठीक है ना, तो वो भी उस चीज़ के लिए भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इतना नहीं, आप अगर जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन भी हो जाता है यहाँ कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसका अप्लाई कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कितना अप्लाई कर पा रहे, क्या आपकी कमी है, क्या आपकी अच्छाई है। तो काफ़ी चीज़ों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर आप तो टेस्ट सीरीज करते हो अच्छी बात है, टेस्ट सीरीज आपको करनी चाहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज चूँकि वो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बनाते हैं जो इररिलेवेंट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा टेस्ट सीरीज नहीं देनी चाहिए, टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, वो आपकी सिली मिस्टेक को दूर करती है, ठीक है ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको अगर किसी भी एग्जाम की अगर समझ बढ़ानी है कि उसकी क्या मांग होती है, किस तरीके का उसका सिलेबस होता है, किस तरीके का उसके क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, चाहे क्वेश्चन हम देखें इन द पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों तरफ से, तो हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जरूर देखना चाहिए। यहाँ हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को थोड़ा विश्लेषण करते हुए, सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे और बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ तक जो हमने सॉल्व अभी तक जो प्रीवियस वीडियो पॉलिटी के जो बताए थे उनमें क्या क्या चीज़ें हमने आपको बता दी थी। तो लगभग अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से अगर वो चीज़ें समझ के पढ़िए तो आप ज़्यादातर क्वेश्चनों को उत्तर दे पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% को जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे पाओगे, लेकिन है कि 80% क्वेश्चनों का आप जवाब दे सकते हो अच्छी तरीके से। और अगर मेहनत और करेंगे थोड़ा सा, अगर अपनी समझ बढ़ाएंगे, अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ या अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, दूसरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अच्छे से, तीसरा लिंक, लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिंक यानी कि एक टॉपिक को दूसरे से, दूसरे को सिचुएशन से, ठीक है ना, तो आपको लिंक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिंक करोगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर तरीके से क्वेश्चनों का आंसर दे पाओगे। तो अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन जितने हमें सॉल्व हो पाएंगे उतने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें लगभग 5-6 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, विशेषकर पॉलिटिक्स साइंस के। और जैसा कि आपको पता है पॉलिटी के क्वेश्चन हर 1820 ये यूपीएससी का फिक्स है, आपको 18 to 20 क्वेश्चन है वो पॉलिटी के मिलेंगे, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन यूपीएससी में करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपने किसी भी कैटेगरी से और आपने 50 क्वेश्चन अगर सही कर दिए तो यूपीएससी प्रीलिम्स आपने निकल जाएगी, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो 20 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए तो आप 50%, 30%, 20 क्वेश्चन मतलब 40% आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब देखते हैं, देखो इसमें क्या है, टॉपिक बाई टॉपिक दिए हैं। तो पहला प्रीएम्बल से लिया है, ठीक है ना। तो प्रीएम्बल में क्वेश्चन 2017 में पूछा था, प्रीएम्बल से लेकर के 2020 में और 21 में पूछा है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ केवल 2019 तक के प्रीवियस से क्वेश्चन है, लेकिन प्रीएम्बल से क्वेश्चन कैसे आता है। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि प्रीएम्बल में आपको ध्यान रखना, जैसा कि मेरे नोट्सों में भी है, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी आपको बताया, जो प्रीएम्बल है उसमें एक बार जरूर आप पढ़ लेना प्रीएम्बल को। क्योंकि प्रीएम्बल की अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल में 3-4 चीज़ें दी गई है, आपको पता है। प्रीएम्बल एक तो शक्ति का स्रोत बताता है, शक्ति का स्रोत, या हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। एक वैल्यूज बताता है कि संविधान की क्या वैल्यू है। वैल्यूज का मतलब जैसे न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अब इसमें भी आपको पता होना चाहिए न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। स्वतंत्रता लगभग 4 से 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, समानता 2 प्रकार की है, और न्याय का बात करेंगे तो 3 प्रकार का न्याय है, और बंधुता बात करेंगे तो 1 प्रकार की बंधुता है। यानी कि जो फेटर्निटी है वो एक है। तो इसमें जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फेटर्निटी, ये क्या वैल्यूज है। इसके अलावा आपको पता है कि हमारी जो प्रीएम्बल है उसमें क्या दिखाया गया है कि हमारी जो शासन प्रणाली वो कौन सी होगी।
तो शासन प्रणाली के बारे में लिखा गया। इसके अलावा उसमें डेट भी बताई गई है कि हमारा संविधान कब बना था, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आपको प्रियम्बल में बताई गई है, इसलिए प्रियम्बल को आप एक बार अच्छे से देखना कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की, लगभग 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उसमें। जैसे एक है विचार की स्वतंत्रता, एक है विश्वास की, एक अभिव्यक्ति की, एक है धर्म की और एक है उपासना की। इस प्रकार की 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ 2017 में यूपीएससी ने पूछा था। देखो क्या पूछा है, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, आप जब इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी की जो सबसे, यूपीएससी या पीसीएस, आप चाहे कोई भी पीसीएस दो, चाहे आरएस राजस्थान पीसीएस दो, चाहे आप यूपी पीसीएस दो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस दो, जो भी एग्जाम देनी है उसमें हर एग्जाम का एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है सिविल सर्वेंट के लिए, आपको थोड़ा सा अलग हट के सोचना पड़ता है, ठीक है। और यूपीएससी में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है। यूपीएससी में क्वेश्चन की ट्रेंड बहुत ही एनालिसिस से होती है। तो उसी संदर्भ में हम इसमें देखते हैं। तो देखो, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा, तो ये कह रहा है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में निम्नलिखित में से कौन सी लिबर्टी शामिल नहीं है। ध्यान रखना, क्या बोला है, सन्निहित का मतलब इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड नहीं है, तो कौन से स्वतंत्रता इंक्लूड नहीं है। तो देखो, विचार व्यक्ति स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भी है, विश्वास की भी है, लेकिन ध्यान रखना आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि क्या है, आर्थिक न्याय है। ध्यान रखना क्या है, आर्थिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो इसने पूछा है कि क्या नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे हम, मतलब ये नहीं है, इसका मतलब आंसर ही, क्योंकि नहीं पूछा है इसलिए आंसर ही होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, एक तो ये नहीं वाला जो पॉइंट है इसको अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ना है। ये कई बार गलत करवा देता है, हम कई बार जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं, कई बार हम इसको है पढ़ता है तो डायरेक्ट में पहला ऑप्शन पर आंसर लगा के आंसर निकल जाऊंगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार की गलती से बचने के लिए हमेशा आपको क्वेश्चन के अंत तक पढ़ना है और ऑप्शन को, हर ऑप्शन को एक बार जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ही हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत, ये कह रहा है कि जो भारत के संविधान निर्माता थे, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर ऑफ हमारे जो वो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उनका जो, उनकी जो आस्था थी, उनका जो उनकी जो आइडिया थे वो किस में रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि उनका मत किस में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो संविधान निर्माताओं का जो मत है वो किस में रिफ्लेक्ट करता है, अर्थात संविधान निर्माताओं का पूरी वैल्यूज, उनका हम कह सकते हैं उनका स्वप्न, उनका लक्ष्य, टारगेट, उनकी वैल्यूज, उनकी मतलब क्या है, ये चीज़ें किस में दिखती है। तो आपको पता है ये किस में दिखती है, उद्देशिका, क्योंकि उद्देशिका में लिखा है कि हम भारत को ऐसा बनाएंगे। तो ये क्या है, उनका मत था, उनका सपना था। तो किस में दिखता है, प्रियम्बल में। किस में दिखता है, प्रियम्बल है, ठीक है। तो प्रियम्बल से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ये 2017 में पूछे थे 2 क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रियम्बल भी। प्रियम्बल में आपको 2-4 चीज़ देखें। अब क्या समझे इससे, एक तो आपको ये समझना है कि प्रियम्बल में स्वतंत्रता दी गई कितनी प्रकार की, न्याय दिया गया कितना प्रकार का, इक्वलिटी दी गई है कितनी प्रकार की, ठीक है ना। फिर स्वतंत्रता मतलब जो उसका वैल्यूज क्या है, मतलब वैल्यू क्या है, हमारी प्रियम्बल का इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपको अच्छे से समझना है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फंडामेंटल राइट। ध्यान रखना, हर बार फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन आया है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा है। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से पूछा है, बिल्कुल बारीकी से। तो ये क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल अपनी पसंद का विवाह का अधिकार करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई शादी कर सकता है, ऐसा चयन करने का अधिकार उसको कौन सा अनुच्छेद देता है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 21 में है उसमें दिया गया है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। लेकिन लाइफ का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जिएगा, राइट वो कैसी होगी, राइट रेस्पेक्टेबल यानी गरिमापूर्ण, कैसी राइट रेस्पेक्टेबल है। और रेस्पेक्टेबल अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है तो उसकी इच्छा से शादी करेगा, इसके लिए किसके लिए जरूरी है, उसकी रेस्पेक्टेबल लाइफ के लिए। तो व्यक्ति की, देखो ध्यान रखना, जितने भी व्यक्ति गरिमा से जुड़े हुए आर्टिकल है सब 21 में ही शामिल होंगे। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति अपनी पसंद से शादी करेगा, कोई व्यक्ति शुद्ध हवा में हवा लेगा, कोई व्यक्ति सो सकता है, कोई व्यक्ति मतलब खाने का अधिकार, उसका शिक्षा का अधिकार, तो जितने भी उसकी गरिमा से जुड़े हुए अधिकार है सब आर्टिकल 21 में आएंगे। तो किस में आ गया, आर्टिकल 21 में।
तो इसका डायरेक्ट देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 21 में। इसके बाद 2018 में क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा धैर्य से पढ़ना, क्वेश्चन बड़ा लगता है, पॉलिटी के क्वेश्चन हिंदी में तो बहुत, इंग्लिश में थोड़ा सा समझ में आ जाते हैं, हिंदी में बहुत बड़ा और इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो जो इंग्लिश हिंदी की कोई लैंग्वेज का जो कीवर्ड अगर कॉम्प्लिकेटेड है उसका मैं इंग्लिश कीवर्ड बोल दूंगा। तो देखो, निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग, मतलब अंतर्गत अधिकार के अंतर्भूत भाग में संरक्षित किया गया है। देखो, निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी को लाइफ और लिबर्टी की जो स्वतंत्रता है, जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की जो स्वतंत्रता के अधिकार है। अब लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की स्वतंत्रता किसमें है, आर्टिकल 21 में, ये तो मैंने अभी बताया था आपको। तो आर्टिकल 21 में है। तो अर्थात जो राइट टू प्राइवेसी है वो क्या, वो भी निजता के अधिकार में, सॉरी, जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी जीवन के अधिकार में, और जीवन का अधिकार कितना है, आर्टिकल 21। और कौन सा आर्टिकल 21, संविधान का भाग 3। तो यही पूछा है कि इनमें ये निजता का अधिकार कहाँ पर है, वो इतना घुमा फरा कर पूछा है। इसका डायरेक्ट ये पूछ सकता था कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है, लेकिन इसने क्या कर दिया, उसको जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उससे जोड़ दिया, यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जोड़कर पूछा है। और लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है वो कहाँ पर है, आर्टिकल 21 में। किससे रिलेटेड, रेस्पेक्टेबल लाइफ। और रेस्पेक्टेबल लाइफ के लिए क्या जरूरी है, प्राइवेसी जरूरी है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, भाग 3 का आर्टिकल 21। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, बस डायरेक्ट लिखा है भाग, ये देखो, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल थोड़ा सा, एक तो आर्टिकल 21 की सारी जो स्वतंत्रता दी गई है, सारे अधिकार दिए गए, सबको एक बार पढ़ लेना। लगभग 18 से 20 प्रकार की जो इसमें अधिकार जोड़े गए हैं, क्योंकि ये अधिकार समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा आपको सोच, ये छोटे छोटे टॉपिक आराम से पढ़ना है। देखो आर्टिकल 21 आंसर लगाना सी, ठीक है, गलत मत करना बिल्कुल भी। इसके बाद जाते हैं हम आगे। ये पूछा डायरेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ट्रुथ पूछा है, विच इज द ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, तो ये कह रहा है कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, गलत है। क्योंकि अब अधिकारों के बारे में क्या है, तो अधिकार हमेशा किसके लिए, व्यक्ति के लिए। किसके विरुद्ध, व्यक्ति को, राज्य, क्योंकि राज्य पावरफुल होता है, तो राज्य से रोकने के लिए व्यक्ति के लिए अधिकार है। तो किसके लिए अधिकार है, व्यक्ति के लिए। किसके विरुद्ध, स्टेट के विरुद्ध। तो देखो, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत कि नागरिकों के विरुद्ध नहीं, गलत है। दूसरा, ये विशेष अधिकार जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अभी ये परिभाषा भी हम पूरी तरह सही नहीं मान सकते। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये सही है, क्योंकि ये दावे हैं लेकिन राज्य के विरुद्ध है, और ये विशेष अधिकार नहीं बल्कि सभी को प्राप्त है। तो ये कोई प्रिविलेज नहीं, राइट है वो प्रिविलेज नहीं होता। प्रिविलेज कोई स्पेशल व्यक्तियों को ही स्पेशल सिचुएशन में प्रोवाइड किया जाता है, जबकि राइट हर व्यक्ति का अपना एक क्लेम है अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। तो यानी कि राइट इज द क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है ना। तो ये पूछा है, तो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। इतनी सी, अब आप में जस्ट इसमें अगर आपने कॉमन सेंस पढ़ा होगा, अगर आप एक एनसीईआरटी आती है, हालांकि हमारे नोट्स में तो ये है ही, हमने करवाया ही था, लेकिन कोई पूछता है ना कि बेसिक से सवाल कहाँ थे, तो ये भी एनसीईआरटी से सवाल है। मैं बताता हूँ, क्लास अगर आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक है हमारा राइट, उसी में से पूछा है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आए, लेकिन हमारे नोट्स में हमने क्या है कि पूरा रिकलेक्ट करके बताई चीज़ें, मतलब उसको पूरी एक एक चीज़ को जोड़ा हुआ है, इसलिए आपको जो चीज़ें शेयर की थी उसमें ये प्रोवाइड करवाया गया है, तो आप वहाँ से भी इसका उत्तर दे सकते हो। ये राइट की परिभाषा है, लेकिन ध्यान रखना, एक चीज़ की कई परिभाषा हो सकती है, यूपीएससी कई बार आपसे बेस्ट परिभाषा पूछती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। इसके बाद क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। देखो, भारत के रेफरेंस में, इंडियन रेफरेंस में आपको चीज़ें बतानी है कि निम्नलिखित से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच में संबंध है, यानी कि वो ये बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज, मतलब कौन सा है, ठीक है ना। तो बीच, मतलब राइट और ड्यूटी के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में डिफाइन करना है। तो 4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं। तो देखो, पहला, हम अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, यानी कि अधिकार कर्तव्यों के साथ कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो अभी मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, मैं अगले में जाता हूँ। अधिकार व्यक्तिगत है और सामाजिक कर्तव्यों से स्वतंत्र है, यानी कह रहा है ये बात सही है, अधिकार व्यक्तिगत है लेकिन अधिकार कर्तव्यों से स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, पहला ऑप्शन सही है इसमें, क्यों सही है मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, राइट, 2 चीज़ होती है, राइट एंड ड्यूटी। देखो, अधिकार व्यक्ति को पावरफुल बनाती है, बात सही है, किसको, पर्सनल को, इंडिविजुअल को।
और जो स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं वो हमेशा इंडिविजुअल को समर्थन करते हैं, व्यक्ति की सर्वोच्चता को समर्थन करते हैं। तो जितने भी उदारवादी अगर बात करेंगे हम लिबरल थॉट की, तो जितने भी लिबरल थॉट है वो हमेशा अधिकारों की बात करेंगे, सिर्फ अधिकार कि व्यक्ति सर्वोच्च है। लेकिन आप ये बताओ, और जबकि जो समाजवादी होते हैं, सोशलिज्म होते हैं, सोशलिस्ट, वो हमेशा ड्यूटीज की बात करते हैं। और इस ड्यूटीज में क्या होता है कि व्यक्ति को कर्तव्यों के अधीन कर दिया जाता है, अर्थात इसमें राज्य को ज़्यादा शक्ति मिल जाती है। व्यक्ति कर्तव्य, राज्य के प्रति अपने आप के कर्तव्य होंगे व्यक्ति को, इसलिए। तो ये बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन आपसे जनरल पूछा है, क्या अधिकार और कर्तव्यों में क्या संबंध है? तो देखो, एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य बन जाता है। जैसे एक व्यक्ति का क्या अधिकार है कि एक व्यक्ति का अधिकार यह है कि वो अपना जीवन गरिमापूर्ण जिएगा, यानी कि लाइफ है वो रेस्पेक्टेबल जिएगा, अर्थात कोई इस पर ब्लेम नहीं करे। तो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वो इस पर ब्लेम ना करे। यानी कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो अपनी प्राइवेसी रखना चाहता है, तो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसकी प्राइवेसी का सम्मान करें। एक व्यक्ति का अधिकार स्वतंत्रता है कि वो व्यक्ति अपना एक्सप्रेशन करना चाहता है विचारों में, तो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वो उसके एक्सप्रेशन का सम्मान करे। तो अर्थात अधिकार और कर्तव्य जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे के कर्तव्य होते हैं। तो अगर अधिकारों को बनाए रखना है तो किसी दूसरे को दूसरे की ड्यूटीज को निभाना पड़ेगा, इसलिए अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये बात सही है, अगर कोई ड्यूटीज का फॉलो नहीं करेगा तो कर्तव्य कैसे बने, अगर कोई ड्यूटीज का फॉलो नहीं करेगा अधिकार कैसे बचेंगे? जैसे हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि भाई रात के 10 बजे के बाद पड़ोसियों को डिस्टर्बेंस ना करें, आवाज़ ना करें, क्योंकि पड़ोसियों को शांतिपूर्ण जीवन के साथ सोने का पूर्ण अधिकार है आर्टिकल 21 में। इसलिए दूसरे पड़ोसी की जिम्मेदारी है, दूसरे पड़ोसी की ड्यूटी है कि उस व्यक्ति के एक अधिकार को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसकी एक की ड्यूटी दूसरे का अधिकार हो गया, इसलिए इन दोनों में क्या है, रिलेशन जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में क्या है, कोऑर्डिनेशन होता है, को रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो अधिकार और कर्तव्यों के साथ को रिलेशन है, तो आंसर होगा ए। ठीक है ना, इसके बाद अगले, ये कॉमन सेंस का और कॉन्सेप्ट का सवाल है। अधिकार और ड्यूटी जब आप पढ़ते हैं तो अधिकार और ड्यूटी नोट्सों में स्पष्ट रूप से चीज़ें मैंने बताई है अपने नोट्स में, उसमें तो एक एक चीज़ अच्छे से बताई गई है। जो डिटेल नोट्स है उसमें, जो प्री बैच के लिए क्रैश कोर्स हो सकता है उसमें पॉसिबल ना हो पाई हो, लेकिन जो हमारे डिटेल नोट्स है उसमें अच्छे से बताई गई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से, देखना, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ये आपने पढ़ा है। और अगर आपने पढ़ा है तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन ये खुद अधिकार है अपना एक। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, ये आपको बताया गया अच्छे से, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। तो अब पूछा है उसमें, अब आपने पढ़ा होगा तो उसके आर्टिकल 23 के 2 पार्ट हैं, आपको पता है, 1 और 2, और आर्टिकल 24 का एक पार्ट है। आर्टिकल 24 का 2 तो लोकता है, अगर मैं बताता हूँ, देखो, तो इसके बारे में पूछा है कि अगर आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा तो उसके बारे में पूछा है। तो देखो, अब मान लें मैं कोई बंदा ही, देखो स्मार्ट तरीका क्या है, कोई बंदा है जिसे कुछ पता नहीं, लेकिन एक चीज़ उसको पता है कि देखो ये राइट टू अनटचेबिलिटी का जो एलिमिनेशन है, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ये किस में आता है, समानता के अधिकार में आता है। सब जानते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन समानता के अधिकार में आता है आर्टिकल 17 के अंतर्गत। तो अगर आप इतना सा जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। तो देखो, मैं यही होता है स्मार्टनेस, की जरूरी नहीं कि आपके 4 ऑप्शनों को जाने, हर ऑप्शन को आपको पता होना चाहिए, नहीं है, लेकिन अगर आप 1-2 स्टेटमेंट का हिंट यूज करेंगे तो आपका आंसर पहुंच जाएगा। तो देखो, अगर मैं इस आंसर को मान लें मैं दूसरे को ही जानता हूँ और मैं कन्फर्म हूँ, मैं इसमें 100% कन्फर्म हूँ कि ये समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है, ये राइट टू इक्वलिटी में आता है, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। तो दूसरा गलत है, ये भी गलत हो गया, दूसरा गलत है, ये भी गलत हो गया, दूसरा गलत है, ये भी गलत हो गया, बचा कौन सही है? अब मुझे पता नहीं कि आंसर मतलब 1 और 4 क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 1 और 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज कि जो सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ये स्मार्टनेस तरीका होता है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है वहाँ, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन पार्ट। तो देखो, अब मुझे पता है कि ये वाला, ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा इसमें 1 और 4 सही है। और ये बात सही है क्योंकि जो आर्टिकल 23 में उसमें रोका गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये जो बेगारी है इसको रोका गया है आर्टिकल 23 में, और आर्टिकल 24 जो शोषण, वो बाल श्रम को रोकता है, जो चाइल्ड लेबर है उसको रोकता है। तो ये दोनों किस में आते हैं, ये राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। तो ये आर्टिकल 23 में और ये आर्टिकल 24 में, और ये अस्पृश्यता आपको होता है आर्टिकल 17 में है, और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा ये आर्टिकल 29 और 30 में। किसमें, आर्टिकल 29 और 30 में हमारे जो मैनिटी है उसके हितों की सुरक्षा की बात की गई है। तो मैं जिस टेस्ट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमें स्मार्टनेस दिखाकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है कई बार।
क्योंकि कई बार आपने अच्छे से पढ़ी चीज़ें, लेकिन चारों स्टेटमेंट ज़रूर नहीं कि आप याद हो, या आपके जो चीज़ आपने रिकॉल की है, जो चीज़ आपने स्टडीज की है उसमें से वो आ जाए। इतना भी पॉसिबल नहीं है कि चारों ऑप्शन आपको मिल ही जाए, चारों स्टेटमेंट आपको मिल जाए, लेकिन हाँ, वो अगर आपने कोई चीज़ कॉन्सेप्ट विथ अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको पढ़ा है, उसका पूरा बैकग्राउंड, उसकी पूरी सिचुएशन, उसका आपने एनालिसिस करके पढ़ा है, तो आप निश्चित रूप से यू विल डेफिनेटली एबल टू डू आंसर। ठीक है ना? तो उसका आंसर देने में आप डेफिनेटली है अच्छे से काबिलियत हो जाएंगे, आप किसी न किसी तरीके से आप उसका आंसर दे देंगे, जिस तरीके से इसका आंसर हमने दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो, निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में से कौन सा या कौन से पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो निम्नलिखित स्टेटमेंट से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के लिए, यानी कि जो इंडियन सिटीजन्स के लिए जो मूल फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, और फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पर है? पहली बात तो ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी। किसकी समिति से जोड़ी गई? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से जोड़ी गई थी। कहाँ पर जोड़ी गई थी? आर्टिकल 51A और भाग 4A, इनमें जोड़ी गई थी। तो इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है। और एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 11 ड्यूटी है इनको जरूर पढ़ लेना, इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए 11 ड्यूटी है उनको जरूर पढ़ना है। अब ड्यूटीज़ के बारे में बोला गया है, तो अगर आपने हमारे देखो डिटेल नोट्सों में ये चीज़ मैंने अच्छे से बताई है ड्यूटीज़ के बारे में। ड्यूटीज़ के बारे में क्या है कि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए, यानी कि ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए, परिवर्तित वाला एनफोर्स करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। देखो, ये कह रहा है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो दी गई है, तो ये बात सही है, क्योंकि देखो आपको पता है ड्यूटी हमारी क्या है, ड्यूटीज है हमारी वो बाध्यकारी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि ड्यूटीज का अगर आप उल्लंघन कर दो ऐसा नहीं कि आपको कोई सजा मिल जाएगी। ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना, हमारे यहाँ पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है कि वो किसी भी ड्यूटी को इन्फोर्सेबल बना सकती है, उसको बाध्यकारी बना सकती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। और आपको पता है 1971 में भारत जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको लेकर के एक्ट बनाया था, राष्ट्रीय ध्वज एक्ट। तो इसमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना आपको बाध्यकारी करती है, आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो देखो, सारी ड्यूटी है वो मैंडेटरी या आपके लिए बाध्यकारी नहीं है, परंतु पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट उनको पावर क्या बना सकती है, उनको कंपलसरी फॉलो बना सकती है, उनको मैंडेटरी कर सकती है। तो इसलिए स्टेटमेंट एकदम पूरी तरह करेक्ट है। दूसरा है ये विधिक कर्तव्य जो लीगल रूप से बाइंडिंग होते हैं। तो देख लो, नॉर्मल आपकी ड्यूटी है, नॉर्मल ड्यूटी कौन सी? जो लीगल रूप से पार्लियामेंट ने उसको बाइंडिंग नहीं किया, कंपलसरी नहीं किया, और दूसरी लीगल जो कानून रूप से आपके लिए बाध्यकारी कर दिए। तो दोनों एक दूसरे के दोनों परस्पर सही है, जुड़ी हुई है। एक का यह है कि पालन करना तुम्हारे लिए दोनों को लिए सही है, अच्छा रहेगा, तो इसलिए दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई है। तो इसलिए आंसर होगा आपका सी, दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो ड्यूटीज़ के बारे में स्टेटमेंट ये बोला है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये बोला है कि देखो कर्तव्य बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रिट लगाता है अपने अधिकारों की शिक्षा के लिए, तो पहले मैं ये देखूंगा कि इस व्यक्ति ने संवैधानिक कर्तव्यों को तो डिसओबे नहीं किया है, क्या संवैधानिक जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनको तो वायलेट नहीं किया है। तो इसलिए ध्यान रखना, फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें सारी ड्यूटी इन्फोर्सेबल नहीं है, बट पार्लियामेंट को यह पावर है कि वो इन्फोर्सेबल बना सकती है। इसलिए आंसर दोनों सही हो जाए। तो मुझे लगता है जहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। 2015 में एक चीज़ बोली गई, देखो 2015 का क्वेश्चन क्या है, देखो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देखो, अब ये सबसे ही पता लगता है क्या है ड्यूटी, कि भाई ये आपकी ड्यूटी है कि भारत की सॉवरेनिटी, भारत की इंटीग्रिटी, भारत की यूनिटरी, इनको बचाए रखें, इनका सम्मान करें। तो ये क्या है, एक तरह से ड्यूटी है। और ड्यूटी किस में आएगी? मूल कर्तव्य में आएगी। बस ध्यान रखना, इस सॉवरेनिटी को देख करके आप उद्देशिका मत चला जाना, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना। यहाँ बनाए रखने की बात की है, यहाँ भारत की एकता समृद्धता इनको बनाए रखने की बात की है। ये तो ये क्या है, अक्षुण्ण बनाए रखना, ये आपकी क्या ड्यूटी है। तो ये मूल कर्तव्य है, और आप अगर मूल कर्तव्य पढ़ोगे तो ये मूल कर्तव्य पहला या दूसरा आपको मिल जाएगा, उसी में से एक है। ठीक है ना? तो इसलिए आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे हम जाते हैं, देखो मेरा कहने का मतलब ये है, जस्ट आपको क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है, बट प्रीलिम्स जो क्वेश्चन आपको लगते हैं पॉलिटी में, कई बार बोलते हैं कि पॉलिटी में क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेट होते हैं, वो सब समझने की बात है। अगर आपने सच में कोई भी चीज़ विथ फुली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ी है, ठीक है ना, अच्छे से समझ के पढ़िए, तो डेफिनेटली आप हर क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए मतलब एलिजिबल होंगे,
है ना, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संबंध में, किसके कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में पूछा है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में पूछा है, और पूछा क्या है कि करेक्ट कौन सा है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट, वो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा है। तो देखो, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध, ये संस्कृति की रक्षा करना एक पूछा है कि भाई हमें हमारी कल्चर की रक्षा करनी चाहिए, विरासत की रक्षा करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, अगर आपने स्टेट ड्यूटीज पढ़ी है तो उसमें से एक ड्यूटी है, बिल्कुल सही है, ये ड्यूटी बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ इस आंसर में से, देखो इतना मैं बता दूँ, पहले इसको मैं वो भी बताऊँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे मुझे 11 ड्यूटीज पता नहीं है कि 11 ड्यूटी क्या है। तो मान लें आपको 11 ड्यूटी याद भी नहीं रहे, कई बार ऐसा होता है याद नहीं, लेकिन वही स्मार्टनेस तरीका पर देखना है। देखो, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, देखो ये ड्यूटी नहीं है। सामाजिक अन्याय ये फंडामेंटल ड्यूटी में है, फंडामेंटल राइट है, और ये ड्यूटी व्यक्ति की नहीं है बल्कि ये राज्य की है। तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत है, क्योंकि जो सोशल जस्टिस का है इसका काम तो स्टेट करेगा। कौन सा स्टेट, वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट करेगा। तो अर्थात ये किसकी ड्यूटी है, ये स्टेट की ड्यूटी है, राज्य की ड्यूटी है, ना कि सिटीजन की ड्यूटी है। अर्थात ऑप्शन सेकंड गलत है, मतलब स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। तो इसकी वजह से स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए, ठीक है ना, ये गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी भी गलत, डी भी गलत हो गया, अर्थात आंसर करेक्ट आंसर इज द सी। तो इस तरीके से हम ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन सिस्टम। तो यूपीएससी में, विशेषकर यूपीएससी कई बार स्टेट पीसीएस में भी ये काम आ जाता है, लेकिन यूपीएससी में बहुत जगह काम आएगा। मैंने अभी आपसे 2 या 3 क्वेश्चन अभी तक मैंने इस तरीके से आपको बता दी किस तरीके से एलिमिनेट करना है। तो इसमें देखो हो गया आंसर सी। अब इनके बारे में आपको अगर कन्फ्यूजिंग है, सही से समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसके आधार पर आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है ना, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं। फिर इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपको 11 ड्यूटी एक बार नज़र से निकाल देंगे, ताकि जब आपको ऑप्शन में अगर देखें तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इज़ द ड्यूटी और नॉट, ठीक है ना। तो उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इज़ द ड्यूटी और नॉट, ये ड्यूटी है या नहीं है, तो उस आधार पर ये आप आंसर अच्छे से दे पाओगे। तो अगर मैं इसी संदर्भ में इस क्वेश्चन को देखूँ तो पहला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ड्यूटीज नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, नहीं है पे ध्यान देना है। तो देखो, लोक चुनावों में मतदान करना, अब ये तो आपको पता है कि मतदान करना हमारे लिए क्या नहीं है, कर्तव्य नहीं है, क्योंकि लोग मतदान अगर कर्तव्य होता तो 100% हमारी वोटिंग होती, लेकिन लोग तो वोटिंग नहीं करते। ध्यान रखना, ये जो उस समय जो कमेटी आई उसने सिफारिश दी कि मतदान की अनिवार्यता को कर्तव्य बढ़ाया जाए, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया, क्योंकि इसके अपने कुछ नुकसान भी है। और हाल फिलहाल हमारे एक मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हम जो मतदान है उसकी अनिवार्यता नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं करेंगे, इसका एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, लेकिन हमारे कर्तव्य नहीं है अगर आप पढ़ोगे तो, इसलिए आंसर उसका ए, ठीक है। बाकी अपने कर्तव्य पूरे, ठीक है। तो आंसर इसका ए होगा, ठीक है, क्योंकि इससे नॉट पूछा है, ठीक है, कि कौन सा कर्तव्य नहीं है। अब आते हैं डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो डीपीएसपी में मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी की विशेषताओं को जरूर पढ़ना, क्या फीचर्स है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ डेफिनेटली आपसे आते हैं, ठीक है। फिर इनके आर्टिकल्स में से कौन से गांधीवादीज में है, कौन से सोशलिस्ट में है, कौन से लिबरलिज्म में है, ठीक है ना। तो उस तरीके के मैंने आपको अच्छी तरीके से, और मेरे डिटेल नोट्स में इतना ही, जो प्री का बैच है उसमें भी इसको अच्छे से बताया गया है। तो आपको आर्टिकल जरूर ध्यान रखना है। तो अब देखो इसमें से हम आंसर करते हैं। तो देखो, निम्नलिखित स्टेटमेंट पे हमें विचार करना है। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से, भारत के संविधान के संबंध में डीपीएसपी, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ एंड स्टेट पॉलिसी, तो डीपीएसपी जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, उनके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो, ये विधायिका के कर्तव्य, देखो निर्बंधन का मतलब लिमिटेशन, और एक कार्यपालिका के कर्तव्य को लिमिटेशन, शायद यही अर्थ है इसका, मैं एक बार देख लेता हूँ इसको। तो निर्बंधन का लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन, इसका इंग्लिश अर्थ होता है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो अब डीपीएसपी के बारे में पूछा है, तो क्या ये विधायिका के कर्तव्य पर रेस्ट्रिक्शन करते हैं? गलत बात है, क्योंकि विधायिका यानी विधायिका क्या है, राज्य, तो राज्य को तो उसकी ये इसका अपोजिट शक्ति देते हैं कि आप ऐसा करें। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, और कार्यपालिका के ऊपर भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है, बल्कि क्योंकि विधायिका को शक्ति देते हैं कोई ऐसा कानून बनाए जो जनता का कल्याण करे, और कार्यपालिका को शक्ति देते हैं कोई ऐसी स्कीम बनाए जिससे जनता का कल्याण करे। तो उनको अधिकार देते हैं, ना कि रेस्ट्रिक्शन करते हैं।
इसलिए ऑप्शन इसमें डी होगा। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है मैं एक बार मैं आंसर सही बताऊँ, लगभग आंसर सही है ये, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 40 मतलब सॉरी आपको अगला जो उसमें देख रहे हैं क्या बोला कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित से, ध्यान रखना 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से डीपीएस भी जोड़े गए थे इसका भी पूछ सकता है, और एक डीपीएस भी 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको लेकर के इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें तो मुझे भी जाएगा कन्फर्म, मैं भी भूल गया, लेकिन मैं बताता हूँ। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 डीपीएस भी जोड़े गए थे, मैं बताता हूँ। एक उनमें एक तो है समान न्याय एवं निःशुल्क न्यायिक सहायता, फ्री जो लीगल असिस्टेंस है, फ्री निःशुल्क न्यायिक सहायता है, निःशुल्क कानूनी सहायता है, वो जोड़ा गया था। तो है ना पहला। तो दूसरा जोड़ा गया था उद्योगों में कामगारों का जो प्रबंधन है उसको, यानी कि जो इंडस्ट्री है उसमें जो काम करने वाले मजदूर हैं उनका भी डिसीजन में जो वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये जोड़ा गया था। तो अर्थात ये हो गया ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, और तीसरा जोड़ा गया था पर्यावरण से संबंधित, तीसरा डीपीएस भी जोड़ा गया था पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। तो 3 डीपीएस भी है, ये 42वें अमेंडमेंट में जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा इसमें बी, क्योंकि उद्योगों का प्रबंधन 42 में जोड़ा गया था, जबकि ये कुछ चीज़ें पहले से थी, ये पहले से था। ठीक है, ये भी पहले से था, तो ये पहले से था। ये उद्योगों के प्रबंधन में काम करने की सहभागिता है, इसको जोड़ा गया था। 3 जोड़े गए थे, एक 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो आपको जरूर देखना है कि 42वें संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी 4 प्रोविजनों को पढ़ लेना। इसके बाद आता है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य, देखो वेलफेयर स्टेट का आदर्श किसमें निहित है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उनके अंदर आर्टिकल 12 में राज्य को डिफाइन किया गया, स्टेट को डिफाइन किया गया, और वहाँ जो स्टेट है वो है लिमिटेड स्टेट। कैसा स्टेट? लिमिटेड स्टेट। वहाँ जो स्टेट है वो कैसा स्टेट है? पुलिस स्टेट। वहाँ जो स्टेट है वो कैसी भूमिका है राज्य, उसकी स्टेट की नेगेटिव भूमिका, क्योंकि राज्य को वहाँ बुरा माना गया, क्योंकि अधिकारों के लिए राज्य हमेशा ही बुरा होता है, क्योंकि अधिकारों की ध्यान रखना, अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए, इसलिए वह राज्य को लिमिटेड माना गया। जबकि जो डीपीएसपी है इनके अंदर आर्टिकल 38 में राज्य को कैसा माना गया? वेलफेयर, कि राज्य है वो जन कल्याण के लिए काम करेगा। तो ये बात किस में है? डीपीएसपी में, इसलिए आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा हो आर्टिकल 38 तो उसमें डीपीएसपी के अंतर्गत इसको कैसा राज्य को कैसा माना गया? वेलफेयर स्टेट माना गया। तो जो समाजवादी है, जो सोशलिज्म थॉट है, वो हमेशा कहता है कि स्टेट है वो जो लोगों का कल्याण करता है, गरीबों की भलाई करता है, इसलिए उसकी भूमिका वेलफेयर स्टेट के रूप में होती है। जबकि जो लिबरल थॉट है वो कहता है कि नहीं, ये राज्य है अगर इसको हमने ज़्यादा शक्ति दे दी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देगा, व्यक्ति की राइट्स को सीमित कर देगा, इसलिए और स्टेट को हमेशा एक पुलिस स्टेट या लिमिटेड स्टेट के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये आ गया आंसर्स में भी। फिर दूसरी बात, डीपीएसपी के बारे में विचार कीजिए और निम्न से करेक्ट पूछना है। क्या पूछा है? करेक्ट। तो करेक्ट अगर हम देखें तो देखो ऑप्शन देखो, ये तत्व देश के सामाजिक अर्थ, बिल्कुल। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, अगर मैंने आपको डीपीएसपी की डिफाइन किया कि फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स इसकी बात करते हैं। जबकि जो ड्यूटीज है, जो डीपीएसपी है, वो सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी, यानी कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक रूप से इक्वल होना, इसकी काम करते हैं। तो इसलिए जो नीति निर्देशक तत्व किसका काम करते हैं? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की। ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल करता है राजनीतिक लोकतंत्र की, जबकि डीपीएसपी करते हैं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की। इसलिए आंसर पहला करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इन तत्वों में जो भी कह रहा है कि जो डीपीएसपी के अंतर्गत जो भी उपबंध है वो किसी भी न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है। सही बात है, डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, अर्थात बाध्यकारी नहीं है, अर्थात ये गैर वैध हो गए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर कौन सा होगा? सी। मतलब इनकी विशेषताओं से संबंधित जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं डीपीएसपी से, उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा है इसने। इसके अलावा पूछा गया कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में बढ़ावा देने की जो विशेषता है वो कहाँ पर की गई है, यानी कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने वाले जो प्रोविजन है वो किस पे? तो ध्यान रखना, आर्टिकल ये है आर्टिकल 51 में, और आर्टिकल 51 में क्या आता है? डीपीएसपी, अर्थात किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, तो कहाँ पर राज्य का कर्तव्य होगा, क्योंकि डीपीएसपी क्या है? ड्यूटीज ऑफ स्टेट। ठीक है, डीपीएसपी ड्यूटीज ऑफ स्टेट है, तो राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है उसको बढ़ावा देगा, अर्थात इसमें ऑप्शन हो गया बी।
ठीक है। तो कोई अलग से चीज़ें नहीं आ रही, कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं आ रही, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। तो आपको इनको ध्यान से करना है। मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ते टाइम क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी। जब भी आप पढ़ो तो ध्यान रखना कि प्री में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली डीपीएसपी के फीचर्स रिलेटेड, नॉर्मली डीपीएसपी के अंदर जो फेमस आर्टिकल उनको लेकर के पूछा गया है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला आप पढ़ते हैं, निम्नलिखित उद्देश्यों में से आर्थिक न्याय, ध्यान रखना। अब आर्थिक न्याय की बात करें तो कहाँ कहाँ पर है। तो मैंने अगर आपने अपनी प्रस्तावना पढ़ी है तो प्रस्तावना में न्याय के 3 प्रकारों में एक प्रकार आर्थिक न्याय, तो बिल्कुल सही है। एक तो प्रस्ताव और प्रियम्बल में है, लेकिन डीपीएसपी में अगर आपने आर्टिकल 38 पढ़ा है, 39 पढ़ा है, तो उसमें भी बोला गया है कि सभी व्यक्तियों को राज्य है वो सभी को आर्थिक कल्याण, सभी की आर्थिक वृद्धि में वो काम करेगा। तो ये बात कहाँ पर है, डीपीएसपी और उद्देशिका में। देखो फंडामेंटल राइट तो आर्थिक न्याय की बात नहीं करता। फंडामेंटल जो राइट है वो केवल पॉलिटिकल जो न्याय है उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक देखो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, पॉलिटिकल जो जस्टिस का उसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है और सोशल जस्टिस का मतलब क्या है। मैंने जो हमारा डिटेल सिलेबस है, डिटेल जो वीडियो बनाई थी हमारी, उसमें प्री जो क्रैश कोर्स हो सकता है मैंने उसमें इन चीज़ों को नहीं बताया हूँ, लेकिन कॉमन सेंस में यह है कि आर्थिक न्याय का मतलब है कि राज्य के आर्थिक क्रियाकलापों में हर समाज के हर व्यक्ति की तार्किक भागीदारी हो। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि व्यक्ति को समाज में उसको आधारभूत वस्तुओं तक उसकी पहुंच हो। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति लोकतंत्र में समान रूप से भागीदार हो और उसको समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो अधिकार, आपको पता स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अधिकार है वो लोग राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, जबकि जो डीपीएसपी हो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो किसकी बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय। और इसका मतलब इसके साथ साथ आपको पता प्रियम्बल में भी सोशल जस्टिस लिखा हुआ है, तो इसलिए आंसर होगा बी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से, देखो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन सा देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं। देखो ये बिल्कुल सही है। इनको मैं एक शब्द भूल गया, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 1935 के अधिनियम में डीपीएसपी को इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोला गया है। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, इंस्ट्रक्शन यानी और इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण मतलब तत्व है। तो ये निर्देश है किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो देश में शासन संचालन के लिए जो राज्य के जो आधारभूत सिद्धांत वो कहाँ पर है, डीपीएसपी में, क्योंकि राज्य है वो इन्हीं से शासन चलाता है कि समाज का न्याय करे, कल्याण करे, उसकी भूमिका क्या होगी, वो सब कहाँ पर है, ये सब डीपीएसपी के अंतर्गत है। तो इसलिए आंसर होगा सी। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है उसके अंतर्गत निम्नलिखित विचारों पर प्रावधान कीजिए। मतलब डीपीएसपी दिए गए इनमें से आपको विचारों पर प्रावधान करना है। तो ये पूछा है गांधीवादी, मैंने बोला था कि हमारे जो डीपीएसपी है उनमें सारी आइडियोलॉजी को हमने एक तरह एसिमुलेट किया गया है, उनको मतलब सबको जोड़ा गया है हमने। तो अगर उसमें बात करें तो उसमें गांधीज़्म है, उसमें आपका सोशलिज्म है, लिबरलिज्म है। और मैंने आपको हर चीज़ में, अगर आपने गांधीज़्म थोड़ी पढ़ी होगी, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, तो आप किसी भी आइडिया को ढूंढ सकते हैं। गांधी हमेशा क्या बात करते हैं, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। गांधी हमेशा छोटे लघु कुटीर उद्योगों की बात करता है ना, इसी प्रकार से। और जो लिबरलिज्म होते हैं वो सभी के लिए एक जैसे कानूनों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये समाजवादी होते हैं वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोविजन वो समाजवाद हो जाएंगे। तो इसमें से गांधीज़्म थोड़ी कौन सी है, गांधीज़्म जो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए जो हम कह सकते हैं जिस तरीके के जो सिद्धांत हैं जो डीपीएसपी किस में है, तो उसमें जाते हैं सबसे पहले। तो एक एक स्टेटमेंट बोलो। भारतीय यूनिवर्सल सिविल कोड है इसका, तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की सुरक्षित करना। दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। चौथा, सभी कर्मकारों के लिए अवकाश यानी कि लेबर के लिए और कुटीर उद्योगों के लिए और पंचायत के लिए। तो ये तो गांधी जी का काम है, गांधी जी इन्हीं चीज़ों पे बहुत फोकस करते थे। अब एक बात करो, चलो मान लेते किसी पे यह आता ही नहीं है, किसी को पता नहीं कुछ भी, लेकिन हर कोई जानता है कि यूनिवर्सल सिविल कोड है, ये लिबरल थॉट है। गांधी जी कभी यूनिवर्सल सिविल कोड के समर्थक नहीं थे। गांधी जी कहते हैं कि हर किसी के अपने कानून हैं, उनको हर किसी की अपनी परंपरा है, उनको बने रहने दो, ठीक है। इसलिए ये गांधी जी कभी नहीं मानेंगे। इसका मतलब द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट,
ऑप्शन डी एरमिट, इट्स मीन करेक्ट आंसर इज 2 and 3। तो करेक्ट आंसर इसमें 2 और 3 होगा। ध्यान रखना, ये जो सभी कर्मकारों के लिए है ये गांधी जी ने बोला, लेकिन ये लिबरल थॉट भी बोलते हैं इसको, इसलिए इसको उन्होंने नहीं माना 4 को। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, तो आपका कौन करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट फर्स्ट है उसको स्टेटमेंट फर्स्ट को गलत करके उसको एलिमिनेट कर दिया। तो एलिमिनेट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी प्री पास करने के लिए। अब हमारे संसद से बहुत सारे जो हमारी पार्लियामेंट है इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आए, हर साल क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, हर साल कई बार क्वेश्चन आते हैं, कितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम देखते हैं। और बहुत ही मैंने आपको बेसिक फीचर्स बताए हैं पार्लियामेंट के, वो ध्यान रखना। बेसिक जो रोल है राज्यपाल का, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, पार्लियामेंट की समितियों का, वो सारे रोल अपन को देखते हैं, वो आपको देखने हैं। ठीक है ना, इतना चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो अब इसमें देखते हैं। देखो ऐसा नहीं कि मुझे भी मतलब मैंने इनका आंसर देख नहीं है, जस्ट हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो जो मुझे डाउट होगा तो मैं उसको देख के आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो लिखना है कि भारत के किसी राज्य की, किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव के बारे में इसने सवाल पूछा है, किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव के बारे में। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पूछा है करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें देख तो इस पे जाओ और एक डायरेक्ट यहाँ जाओ कि पूछा क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो इसने करेक्ट पूछा है। अब पढ़ो कि देखो वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, यानी कि जो न्यू ईयर होती है हर साल आती है, उसका फर्स्ट सेशन में गवर्नर सदस्य के सदस्यों को रूढ़िगत मतलब ट्रेडिशन चल रही है, एक परंपरा चल रही है, रूढ़िगत संबोधन करता है। यानी वर्ष के प्रथम सत्र में राज्यपाल सदन के सदस्यों को रूढ़िगत संबोधन करता है। रूढ़िगत का मतलब है ट्रेडिशनल, एक परंपरा बनी हुई है कि परंपरागत रूप से वो संबोधन करेगा, कोई नियम नहीं है लेकिन एक परंपरा बनाई है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, दोनों है उस सेशन को संबोधित करते हैं। अब चूंकि किसी राज्य में एक सदनी होती है जबकि कई राज्यों में 2 सदनी है, अगर 2 सदनी है डबल हाउस सिस्टम है तो दोनों हाउसों को संबोधित करेगा। और दो स्थिति में करता है संबोधन। देखो एक तो हर साल नया फर्स्ट सेशन होगा जब, और एक मान लें किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए, नई विधानसभा आई तो नई विधानसभा की पहली बैठक को भी संबोधित करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के बारे में ये स्टेटमेंट है और राज्यपाल के बारे में ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि जब किसी विशिष्ट विषय पर, यानी कोई स्पेशल सब्जेक्ट है, राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो वह उस विषय पर लोकसभा के नियमों का पालन करता है। बिल्कुल सही बात है, वो लोकसभा के नियमों को पालन कर सकती है ना, तो इसलिए आंसर हो गया सी। सही है, जब उनके पास खुद के पास रूल नहीं है उस टाइम उसको रूल की जरूरत पड़ेगी, तो जो सेंटर की जो लोकसभा है उसका नियम को देख करके वो ऐसा काम कर सकती है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आंसर बी सी सही है इसमें। इसके अलावा ये पूछा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है लाभ का पद, और यहाँ आपको पता है लाभ के पद है और उसके बारे में उन्होंने पूछा करेक्ट स्टेटमेंट। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 2019 में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा। आपने अगर देखा होगा तो आपके कुछ विधायक किसी लाभकारी पद पर थे तो उनको लेकर के उनको रिजेक्ट करने से संबंधित कुछ रेट लगी थी, और जो वहाँ के जो गवर्नर है जो इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसने उनको मतलब हटाने के लिए भी कुछ चीज़ें रखी थी। 2019 में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा था, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। अब है क्या, देखो संसद का जो निर्हरता मतलब इनएलिजिबिलिटी, तो संसद निर्हरता एक्ट ये 1951 में कई लाभ के पदों को आर्थिक छूट प्रदान करा। सही बात है। देखो हुआ क्या था कि लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया, यानी ऑफिस ऑफ पद है इसको डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन 1959 में एक एक्ट लाया गया और बोला गया कि ये पद, इनको बोलते कि ये पद है, लाभ के पद नहीं होंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो गया, 1959 में बोला गया। दूसरा, उपयुक्त अधिनियम में 5 बार संशोधन हो गया। ये तो मुझे भी पता नहीं कितनी बार संशोधन हुआ है, लेकिन ध्यान रखना मुझे ये तो पता नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, क्योंकि मुझे कुछ बिल्कुल बारे में कुछ पता नहीं है इसके बारे में कितनी बार संशोधन हुआ है। मुझे इतना पता है कि पहला बिल्कुल सही है। अगले स्टेटमेंट जाते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भारतीय संविधान में डिफाइन किया गया है, बिल्कुल गलत बात है। इससे पकड़ते हैं हम आंसर देखते हैं। तो तीसरा बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, तो तीसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो आंसर ये सही।
मतलब कितना सिंपल तरीके से यूपीएससी सेटअप करती है। अब देखो ये तो सबको पता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा स्पेशल हाईलाइट रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, तो आप इसी से पकड़ सकते हैं आंसर डायरेक्ट। इनको गलत किया और डायरेक्ट ये आंसर, बट कितना ईजी है, जरूर नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाना है, इतना ईजी तरीके से क्वेश्चन पूछा है, इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि 5 बार संशोधन हुआ है, लेकिन मुझे लगता है इसमें 1-2 बार ही संशोधन, 2006 में और हुआ था एक बार संशोधन, तो शायद 2 बार इसमें संशोधन हुआ है। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से स्मार्टनेस है वो आपको दिखानी है, मेरा यही कहना है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन धन विधेयक के संबंध में, मनी बिल। तो इनके बारे में आपको पता है आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है कि आर्टिकल 110 में बोला है कि निम्नलिखित में से सारे सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट भी है। तो पहली बात देखो, मुझे इसका आंसर पता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो केवल शब्द लिखे रहते हैं, ओनली शब्द लिखे रहते हैं, ज़्यादातर स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, ठीक है। तो आगे देखनी, तो किसी बिल को विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब केवल, ये कह रहा है कि कोई मनी बिल तब जाना जाएगा जब उसमें ओनली टैक्स है वो लेवी किया जा रहा हो, या एलिमिनेट किया जा रहा हो, या चेंजेस किया जा रहा है, या उससे रिलेटेड कोई विनियमन बनाया जा रहा हो, ठीक है। इसके अलावा धन विधेयक के भारतीय संचय निधि पर, ये गलत पूछना है, गलत पूछा है, गलत, ठीक है। तो भारत की संचय निधि से लिया गया धन, बिल्कुल ये तो करेक्ट है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि भारत की संचय निधि से अगर कोई धन निकालना है, उसमें लगाना है, तो वो नॉर्मली मनी बिल होगा। इसके बाद ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि ये भी आकस्मिक निधि से निकालना है। और सरकार उधार देती है, वो भी सही है, क्योंकि सरकार जो उधार देती है, ये उधार सामान्य सरकार हमारी कंसोलिडेटेड फंड है उस पर देती है, जो कंसोलिडेटेड फंड है उस पर देती है। दैट्स वाई कि आंसर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए में डाउट है, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ए ही इसका आंसर होना चाहिए, एक बार आप देख लेना, लेकिन आंसर ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट पूछा 110 की, जो आर्टिकल 110 के अंतर्गत जो मैंने मनी बिल को डिफाइन किया है, उसमें 6 पार्ट है, और इन 6 पार्टों को लेकर के क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा हो सकता है जल्दी बात बोल रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, थोड़ी स्पीड कम कर लेना, लेकिन फिर भी हम धीमे धीमे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं ऐसा नहीं कि आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा पिछले 5 सालों के, 10 सालों के, मैं जस्ट आपको एक आईना दिखा रहा हूँ कि आपको जब भी कोई चीज़ पढ़नी है, प्रीवियस क्वेश्चन देखना है, तो क्या क्या चीज़ें और समझनी है उसमें, ठीक है। तो उसमें एक एक चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसके अलावा जाते हैं नेक्स्ट, और ये बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, किस तरीके से आती है, तो उनको ध्यान रखना है। और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है करेक्ट, ये तो ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, और ऊपर देखना है कि क्या कहने वाला स्टेटमेंट क्या। तो देखो, विधानसभा का अध्यक्ष, यानी विधानसभा का जो स्पीकर होता है, यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है, तो अपना रिक्त पद का, ऑब्वियसली अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तब तो उसको रिक्त छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जब कभी विधानसभा अगर डिजॉल्व हो जाती है, व्यक्तित हो जाती है, तो अध्यक्ष तुरंत नहीं देगा, ध्यान रखना। जब भी विधानसभा अगर डिजॉल्व होती है, तो नई विधानसभा बनने तक वो अध्यक्ष बना रहेगा। स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये है, हालांकि कई जगह इसको 2 भी मान रखा है, लेकिन 2 गलत है मेरे विचार से, जहाँ तक मैंने समझा है, पढ़ा है, तो आंसर ए ही सही होगा। बाकी और एक बार आप देख लेना इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब डायरेक्ट कुछ कॉमन सेंस का भी सवाल है ये कि भाई देखो, अगर वो सदस्य नहीं रहा तो फिर रहने वाला ही क्यों, अगर वो किसी हाउस का मेंबर ही नहीं है तो फिर तो हाउस में एंट्री करने लायक ही नहीं रहेगा, ठीक है। और चूंकि विधानसभा डिजोल्व होती है, तो उसकी सदस्यता तो मतलब अध्यक्ष तो बना रहेगा, क्योंकि डिजोल्व होते टाइम हो सकता है उसकी सदस्यता मतलब दोबारा चुनाव लड़े या उसका डिजोल्व हो जाती है, लेकिन वो अध्यक्ष इसलिए बना रहता है तब तक कि नया जो अध्यक्ष होकर के नहीं आता। तो जब तक प्रोटेस्ट स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति नहीं होती, तब तक वो अध्यक्ष बना रहता है। फिर आता है भारत की संसद के संदर्भ में, यहाँ पूछा इंडियन पार्लियामेंट के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा भारतीय संसदीय समिति, यानी कि भारतीय संसद की किसी समिति के बारे में पूछा है कि कौन सी ऐसी समिति है जो समीक्षा करती है, सदन को सूचित करती है, रूल रेगुलेशन, सब लॉ यानी कि नियम उपनियम विधि आदि बनाती है, और संसद की जो प्रत्याजित करती है। यानी कुल मिला के कह रहा है कि ऐसी कौन एक समिति के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी समिति जिसका ये काम है। ध्यान रखना, समिति के बारे में मैंने आपको बताया कि एक बार समितियों के काम जरूर पूछना। जितनी भी पार्लियामेंट कमेटी है, उन पार्लियामेंट कमेटियों में 3-4 चीज़ आपको ध्यान रखनी। पहली कि मेंबर कौन कौन से हैं, कितने मेंबर हैं, और क्या लोकसभाओं है या राज्यसभाओं है, और तीसरी का कार्य क्या है। बस ये 3 स्टेटमेंट ध्यान रखना है हर कमेटी के बारे में, बस, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ये सबऑर्डिनेट, ये अधीनस्थ विधान संबंधी समिति है, जो सबऑर्डिनेट लॉ से रिलेटेड जो कमेटी है, वो इसका आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
तो इसमें नियम को लेकर के ध्यान रखना, ये 2019 का पेपर है, तो 2019 में मैंने भी दिया था उस टाइम, तो उस टाइम मैं इसको गलत करके आया था, तो आंसर बी इज करेक्ट होगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि नियम को देख के नियम मत कर देना, इसका आंसर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं तो पूछ रहा है कि देखो, पहली लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक, ये तो अगर आपने ध्यान रखा, मैं ये एनसीईआरटी पे क्लास पढ़ी होगी, आप एनसीईआरटी क्लास 12 है, क्लास 12 की अगर एनसीईआरटी हम पढ़ोगे तो उसमें ये आंसर आपको अच्छी तरीके से मिलेगा, क्लास 12 की एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे पहले स्टेटमेंट के बारे में भाई बिल्कुल भी पता नहीं है, सच बता रहा हूँ, झूठ मत बोलूँ, बिल्कुल एकदम एकदम ट्रुथ बात है, मुझे पहला स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि सही है गलत है, ठीक है, तो रुक जाते हैं अभी तक, ठीक है। इसके अलावा दूसरे स्टेटमेंट के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे तीसरे स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल कन्फर्म है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसे नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं दी जाएगी, गलत। न्यूनतम अगर कोई विपक्ष बनना है, अगर किसी को, है ना, विपक्ष में बैठना है, ठीक है ना, तो हमेशा उसको टोटल मेंबरों का 10% सदस्य होना चाहिए लोकसभा में। तो टोटल मेंबर कितने, 543, इनका 10% कितना होगा, लगभग 55, तो 75 नहीं बल्कि 55, इसलिए तो मुझे इतना पता है कि ये 55 होगा, इसलिए 75 एकदम गलत है। तो इसकी वजह से देखो, अब इसकी वजह से मैं आंसर देने में बिल्कुल तैयार हूँ। तो 30 देखो, ऑप्शन भी इसी तरीके, यूपीएससी की ट्रेंड होती है, ऑप्शन ही देखो, यूपीएससी का अगर एक फॉर्मेट देखो आप, उसका अगर ट्रेंड समझोगे, यूपीएससी आपकी स्मार्टनेस देखना चाहता है, आपको कोई ज्ञानी नहीं बनाना देखना, उसके लिए आपको कोई ज्ञानी नहीं बनना, आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना सब्जेक्ट में। एक्सपर्ट बनने के लिए तो टीचर बनना होता है, सिविल सर्वेंट को एक्सपर्ट नहीं बनना, सिर्फ स्मार्ट बनना होता है कि किन सिचुएशन में वो कैसा डिसीजन ले सकता है। तो उसी सिचुएशन के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ भी आपको स्मार्टनेस तरीके से आंसर छांटना होता है। 3 मुझे पता है कन्फर्म 100% आई एम श्योर कि 3 जो थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट है, एकदम करेक्ट है। तो अब मैं जाऊँगा, देखो थर्ड करेक्ट है, सॉरी थर्ड रॉन्ग है, थोड़ी मैंने गलत पढ़ी, थर्ड रॉन्ग है, एकदम श्योर हूँ थर्ड रॉन्ग है, क्योंकि 55 होना चाहिए 75 की जगह, तो इसलिए थर्ड रॉन्ग है। तो मैं ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन सी रॉन्ग, ऑप्शन डी रॉन्ग, दैट्स वाई आंसर इज बी करेक्ट। तो इस तरीके से हमें आंसर देने होते हैं। देखो, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आंसर प्रिल एक ऐसी चीज़ है, प्री में आपको स्मार्टनेस बहुत दिखानी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भारत की संसद के संदर्भ में पूछा है और आंसर पूछा है आपसे करेक्ट, किससे पूछा है, करेक्ट। तो देखो क्या पूछा है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन कौन से हैं कि गैर सरकारी, ध्यान, गैर सरकारी मतलब प्राइवेट विधेयक। तो प्राइवेट विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये गलत है। अरे सॉरी, मैं जल्दीबाजी मत पढ़ना, जो संसद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित है। देखो, निर्वाचित सदस्यों द्वारा भी इसको प्रेजेंट किया जाता है, और नॉमिनेटेड मेंबर वो भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं किंतु नॉमिनेटेड है, तो नॉमिनेटेड भी कर सकते हैं। तो आंसर देखो, ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट समझ के आप ये मत कर ले गलत, आंसर तो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि नॉमिनेटेड सदस्य है उनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है, तो वो प्राइवेट बिल होता है, ठीक है ना। लेकिन निर्वाचित सदस्य भी प्रेजेंट करें तो प्राइवेट बिल होता है। तो आंसर मेरे अंदाज से स्टेटमेंट एक करेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि नॉमिनेटेड सदस्य, अगर नॉमिनेटेड सदस्यों के द्वारा लाया गया जो बिल है वो एकदम से प्राइवेट बिल होगा। लेकिन थोड़ा सा मतलब जो इसका स्टेटमेंट है, इसका जो, अब पता नहीं किस सेंस में यूपीएससी इसका आंसर निकालेगी, मेरे हिसाब से तो आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। दूसरा, हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक, पहले नहीं गलत है, इससे पहले भी कई बार गैर सरकारी विधेयक आ चुके हैं, मैंने बताया भी, अगर आपने मेरे डिटेल नोट्स हैं उसमें हमने पूरी तरह बताया कि, और मैंने आपको जो प्री टाइम बैच है उसमें भी आपको साथ बताया है कि जो आपने देखा होगा, जो हमारा ये 18 से लेकर के वो जो 21 किया गया था, ये 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, और ये एक प्राइवेट बिल था, तो बहुत पहले आ चुका था। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, इट्स मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। हो सकता है कहीं कहीं इसका आंसर डी भी मान रखा हो, लेकिन मेरे विचार से इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर लाएंगे तो भी वो क्या होगा, प्राइवेट बिल होगा, ठीक है ना। तो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं किंतु, तो ये बात सही है, नॉमिनेटेड मेंबरों द्वारा लाया जा सकता है, अर्थात स्टेटमेंट ए भी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में, नए स्टेटमेंट है और इनके बारे में आपको पूछा है कि मंत्रिमंडल के स्वरूप ही
जो कैबिनेट गवर्नमेंट होती है उसके सिद्धांत की बात की गई है। और मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार यानी कि वो संसदीय सरकार की बात की गई है। कौन सी सरकार? संसदीय सरकार की। तो अब स्टेटमेंट देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट या ऑप्शन ए है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था है जिसका उत्तरदायित्व जटिल है और उसे सभी के संतोष के लिए परफॉर्मेंस करना कठिन है। मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यूपीएससी लैंग्वेज लेती है, हिंदी की विशेषकर। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऐसी सरकार यानी कि पार्लियामेंट्री मेंबर या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है कि ऐसी सरकार जिसके विरोध में क्रिटिसाइज करना कम से कम व्यवस्था और उत्तरदायित्व बहुत कम होता है। जटिल का मतलब बहुत कम है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल एक गलत है, क्योंकि संसदीय पार्लियामेंट सिस्टम है उसमें तो उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा है, आप कितनी भी आलोचना कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट, वो गलत हो गया। दूसरा प्रश्न है कि ऐसी सरकार जो कामकाज में तेजी लाने की प्रक्रिया और साथ साथ उत्तरदायित्व भी। तो बिल्कुल ये भी एक थोड़ी सी ये भी स्टेटमेंट सही हो सकता है, लेकिन अभी हमें बेस्ट स्टेटमेंट पहुंचना है। ये मंत्रिमंडलीय स्वरूप सरकार की बात कर रहे हैं। जो मंत्रिमंडल स्वरूप सरकार होती है उसी को हम संसदीय सरकार बोलते हैं, उसी को हम संसदीय प्रणाली बोलते हैं। तो उसी के बारे में इसने पूछा है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब नेक्स्ट पे हम जाने तो दूसरे में अभी हमें डाउट है। देखो सही तो है, लेकिन बेस्ट सही है या नहीं है इसको अभी छोड़ देते हैं, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी आपसे बेस्ट आंसर पूछती है। नेक्स्ट, सरकार के जनता के प्रति कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित करने के साथ साथ संसदीय लोकतंत्र। देखो जनता के प्रति कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करती, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति करती है। हाँ, हालांकि हो सकता है लोकसभा भी जनता के प्रतिनिधित्व है, तो इसको भी अभी रखो एक मिनट। सेकंड, शासन अध्यक्ष के हाथ में मजबूत करने का एक साधन जिसमें जनता नियंत्रण, यानी कि ये भी स्टेटमेंट गलत है। यानी कि शासन अध्यक्ष, हम शासन अध्यक्ष है जो हमारा यानी सुप्रीम लीडर है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ज़्यादा पावरफुल होता है। तो स्टेटमेंट डी भी रॉन्ग है। अब आपको आंसर बी और सी में से चुनना है। तो देखो, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात जनता के प्रति, ये आंसर इसमें सी होगा, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली है, ये आंसर सी होगा। तो आंसर सी, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेन है कि कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आंसर सी किसके प्रति? लोकसभा एंड लोअर हाउस। और लोअर हाउस का मतलब पब्लिक हाउस, क्योंकि वो पब्लिक का ही है, क्योंकि उसमें पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव ही आते हैं। दैट्स वाई कि ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति होती है। लोकसभा है वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन करती है। इसका मतलब आंसर सी में सही होना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा कई बार क्या है कि क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो थोड़ा सा समझ के आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसदीय स्वरूप का प्रमुख लाभ क्या है। देखो अब बहुत सारे लाभ आएंगे, लेकिन बेस्ट लाभ कौन सा है उसको ध्यान रखना है। देखो, कार्यपालिका विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से ये गलत है, दोनों स्वतंत्र रूप से नहीं करती, बल्कि दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो कार्यपालिका के मेंबर हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर जरूर होंगे, और अगर नहीं है तो विदिन 6 मंथ में उनको किसी हाउस की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ये स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑप्शन ए फर्स्ट इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट पे जाते हैं कि ये नीति की निरंतर प्रदान करती है, अधिक दक्ष होती है। ये भी गलत है, क्योंकि हमारी संसद में कई बार ऐसे नेता पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसमें संसद में जो नेता है वही मंत्री बनते हैं। अब संसद में कोई नेता कमजोर पहुंचते तो ही मंत्री बन जाते हैं। अगर किसी पार्टी का जुड़ा हुआ व्यक्ति तो मंत्री बन जाएगा, तो उसमें दक्षता नहीं आएगी। दक्षता किसमें आएगी? प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, जो अध्यक्ष शासन प्रणाली, उसमें दक्षता आती है। क्योंकि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो अपने हिसाब से चुनता है कि, और वो किसको चुनता है? कोई अच्छा, जैसे फॉरेन मिनिस्टर चुनना है तो कोई जो उनका IAS ऑफिसर होगा उसको चुन देगा। कोई डिफेंस मिनिस्टर चुनना है तो कोई डिफेंस के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले को चुनता है। तो वहाँ दक्षता होती है, संसदीय शासन प्रणाली में दक्षता नहीं होती। दूसरी बात ये इसलिए रॉन्ग है, कार्यपालिका विधायक, ये बिल्कुल सही है। कार्यपालिका है वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, उत्तरदायी बनी रहती है, इसलिए आंसर में सी। लेकिन ध्यान रखना आंसर डी को भी पढ़ना है, लेकिन हाँ आंसर सी सही होगा। डी को इसलिए पढ़ना है क्योंकि बेस्ट पूछना है, उसने बेस्ट पूछा है। तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका बेस्ट लाभ यह है कि इसमें जो पार्लियामेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहती है, उसको जवाबदेही रहती है। ठीक है ना। अर्थात वो कभी तानाशाही नहीं बन सकती, उसको जवाब देना पड़ता है। उसका जो विश्वास बहुमत है, कॉन्फिडेंस है, वो जब तक उसका लोअर हाउस में कॉन्फिडेंस बना रहेगा तभी तक वो बनी रहेगी सत्ता। ठीक है, तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें, भारत के संसद यानी भारत की संसद के बारे में पूछा है, किसके किन के द्वारा मंत्रिपरिषद के कर्तव्यों के ऊपर, मतलब कहना है कि भारत की जो संसद है, आपको पता है संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में जो संसद है उसका प्रमुख काम है कार्यपालिका को कंट्रोल में रखना। कंट्रोल का मतलब उसको अकाउंटेबल बनाना, उसको रेस्पॉन्सिबल बनाना।
तो रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए काम करती है कौन? भारत की संसद। और क्या क्या विधेयक लाती है? देखो, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कर सकती है, प्रश्नकाल के माध्यम से कर सकती है, और अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से। बिल्कुल तीनों सही है, क्योंकि तीनों के माध्यम से वो ये काम कर सकती है। ठीक है ना। इसके बाद आगे जाते हैं हम। विभिन्न प्रकार के जो मोशन ला करके, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हार में क्वेश्चन पूछ करके, इस तरीके से वो क्या करते हैं? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। अब लोकसभा के निर्वाचन से संबंधित पूछा है क्वेश्चन कि लोकसभा में निर्वाचन के लिए जब कोई व्यक्ति निर्वाचन से लड़ता है तो जो फॉर्म भरने जाता है, नॉमिनेशन फॉर्म, उसके बारे में पूछा है। तो कैसे नॉमिनेशन फॉर्म भरता है वो? तो भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। गलत बात है भाई, भारत में निवास करने वाला तो विदेशी व्यक्ति भी हो सकता है। तो विदेशी व्यक्ति कभी MP MLA नहीं बन सकता। उसके लिए तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन ए फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा है वहाँ का निवासी होना चाहिए, ये भी गलत बात है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में UP का आदमी MP में जाकर चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा हो। लोकसभा में शुरू से नहीं था, राज्यसभा में था, बाद में 2003 में रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट है, उसमें संशोधन किया, उसको रद्द कर दिया। अब राज्यसभा का सदस्य भी कहीं पर जाकर चुनाव लड़ सकता है, कहीं की सीट का निर्वाचन कर सकता है, कोई निवास उसके लिए वैधिकरण नहीं है। तो इसलिए बी भी गलत हो गया। तीसरा, भारत के किसी ने, ध्यान रखना, सही बात है, नागरिक तो सही है, जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, दाखिल किया जा सकता है। और भारत के किसी नागरिक द्वारा इसको दाखिल किया जा सकता है। तो देखो, ध्यान रखना, किसी नागरिक का नहीं, लोकसभा का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसका मतदाता सूची में नाम हो। और मतदाता सूची का नाम का मतलब है उसको मतदान देने की योग्यता हो। ठीक है ना। तो वो क्या लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है। इसलिए आंसर सी सही होगा, डी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि नागरिक तो मान लो 18 साल का भी है, वो भी चुनाव लड़ेगा। 18 साल से कम का भी है नागरिक, तो 15 साल का व्यक्ति भी भारत का नागरिक होता है, वो तो चुनाव नहीं लड़ेगा। 18 साल से अधिक और 25 साल का व्यक्ति होगा तभी चुनाव लड़ पाएगा। तो लेकिन उसके लिए उसकी जो सूची है उसमें नाम होना जरूरी है, मतदान सूची में, चाहे वो कहीं की भी हो। ऐसी बात नहीं है कि जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है वहीं की मतदाता सूची में हो, कहीं की हो, लेकिन उसका होना जरूरी है। तो इसलिए आंसर इसमें सी होना चाहिए। सी ही करेक्ट है इसमें आंसर। आगे हम देखते हैं। और देखो, ये मैं आंसर बता रहा हूँ, मैंने कहीं देखे नहीं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है और समझा उसी के आधार पर इसका आंसर बता रहा हूँ। आपको कोई भी आंसर में डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको एक बार रिव्यू करके फिर आंसर बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है आंसर, उसके आंसर से लगभग 99% आंसर ये करेक्ट है। दूसरा, भारत के कथनों पर विचार करें। तो लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन से, देखो, बहुत ही ये स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जो मतलब हालत बहुत ख़राब कर देते हैं, विशेषकर हिंदी मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आती है, तो इसलिए प्लीज़ हिंदी मीडियम वालों से ये रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर एक बार इंग्लिश की लैंग्वेज ज़रूर पढ़ें, ताकि वहाँ से वो क्वेश्चन समझ सकें। ठीक है ना। तो लोकसभा में राज्यसभा, तो लोकसभा या राज्य की विधानमंडल यानी कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन में, ध्यान रखना, निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने के लिए मतदान कम से कम 50% अनिवार्य है। गलत बात है। जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही जीता होता है, चाहे उसको 10 ही वोट मिले। 50% वोट तो किसको मिलते हैं? आपको पता है किसी को भी 50% वोट नहीं मिलते हैं। नॉर्मली बहुत कम लीडर को भी 50% मिलते हैं। यहाँ तो यह है कि एक को 20 मिले तो दूसरे को 21 मिल गया तो विजेता घोषित है। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही विजेता होता है। उसको ऐसा नहीं कि उसने 20% पाए, 30% पाए, अगर उसने एक वोट भी पाया है और किसी ने एक भी नहीं पाया तो भी वो विजयी घोषित हो जाएगा। ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, और पूछा इसने सही है तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, भारत के संविधान में, यानी भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि लोकसभा अध्यक्ष का बहुमत दल वाले नेता हो जाता है, उसका अध्यक्ष विपक्ष। देखो, ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि संविधान में ये बात कहीं नहीं लिखी कि लोकसभा अध्यक्ष है वो बहुमत सदस्य का, मतलब जिसको बहुमत, मतलब जिसकी सरकार है उसका होना चाहिए, और उपाध्यक्ष उसकी विपक्ष का होना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट संविधान में तो कहीं नहीं लिखा। हाँ, परंपरा जरूर बनी हुई है, तो इसलिए स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग है। अर्थात इसका आंसर डी होगा। ये बात सही है कि परंपरा बनी हुई है कि सामान्यतः जो अध्यक्ष होता है, लेकिन संविधान में नहीं लिखा। ये पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा है, वो एक शब्द ने ही पूरा आंसर बदल दिया। अगर संविधान नहीं होता तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही था, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ऐसा प्रोविजन नहीं लिखा कि अध्यक्ष है वो बहुमत दल का ही नेता होगा।
और उपाध्यक्ष है वो विपक्ष का हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं रखा। ये सामान्यतः परंपरा बनी रही है, क्योंकि अध्यक्ष बनता है जिसको लोकसभा में ज़्यादा सीटें होती है, वो सामान्यतः उसी का व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। तो इसलिए स्टेटमेंट इसमें दोनों ही रॉन्ग है। तो ये चीज़ देखो बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गहराई से आपको स्टेटमेंट देखना है, समझना है। अगर पॉलिटी का बेसिक आपने पढ़ा है और विशेषकर आप डिटेल चीज़ें आपने पढ़ी है तो आप इस आंसर को देने में काबिलियत रख सकते हैं। अब लोकसभा के बारे में है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया कि कोई विधेयक के कब लैप्स होता है, जब वो लोकसभा से गुजरा हो और पूरी तरह राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचा हो, तो विधेयक को लैप्स हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। और अगर वो लोकसभा में आया नहीं है तो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। दो चीज़ों में कब होगा, ये तो लोकसभा में आया हो और दूसरी बात तो राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो देखिए, तो अब इसने पूछा है कि इस स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और वही पूछा लैप्स से संबंधित कि मान लो कोई लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, अगर लोकसभा का 17 देखो एक बात ध्यान रखना, 17 होता है उसमें कोई विधेयक लैप्स नहीं होता। लैप्स तब होता है जब लोकसभा का डिजॉल्व होता है, तो ठीक है। तो 17 में जो है 17 है उसमें कोई विधेयक लैप्स नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। हाँ, अगर लोकसभा भंग हो जाती है तब वो लैप्स होने के चांस बनते हैं, यदि वो लोकसभा में पारित हुआ हो तो, ठीक है। दूसरा, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, ठीक है, लोकसभा में पारित नहीं हुआ, सही बात है। अब लोकसभा में आए नहीं तो भंग नहीं होगा, ये लैप्स नहीं होगा। मैंने क्या बोला, लोकसभा में आएगा तभी लैप्स होगा, तो अभी तक लोकसभा में आया नहीं। और लोकसभा का डिजॉल्व, लोकसभा के वेतन देखो, लोकसभा का अगर डिजॉल्व हो चुकी है और यदि वो लोकसभा में नहीं आया तो वो लैप्स नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आंसर बी, पहला रॉन्ग है, दूसरा। अगर लोकसभा में आ जाता तो भंग हो जाता, लेकिन लोकसभा में पारित हो जाता और राज्यसभा में पारित हो जाता, राष्ट्रपति के पास चला जाता था, तब लैप्स नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि दो, मैं कंडीशन बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना कि कोई विधेयक, देखो बहुत सिचुएशन बनती है इसकी। एक सिचुएशन तो क्या बनेगी कि कोई विधेयक राज्यसभा में आया, राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा में नहीं आया, तो क्या होगा, तो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में आया ही नहीं, जब क्या होगा। एक विधेयक जो राज्यसभा में पारित हो गया लेकिन लोकसभा में नहीं आया, तो क्या होगा, तो पार्ट बिल्कुल वो बना रहेगा, लैप्स नहीं होगा। एक विधेयक जो राज्यसभा लोकसभा में आया पहले और लोकसभा में पेंडिंग है, तो क्या होगा, लैप्स होगा। एक विधेयक जो लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में चला गया, तो भी वो लैप्स होगा, क्योंकि लोकसभा में गुजर चुका है। और एक विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होकर के राष्ट्रपति के पास चला गया, तब वो लैप्स नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई विधेयक अगर लोकसभा में आया है और राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचा तो लैप्स होगा, अदरवाइज लैप्स नहीं होगा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र हित में भारत की संसद, ध्यान रखना, राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट में इंडियन जो पार्लियामेंट है वो स्टेट सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन कब बनाएगी, उसके लिए क्या आएगा, एक रेजोल्यूशन आएगा। और ये मैंने बताया था रेजोल्यूशन, यही तो लोक राज्यसभा की स्पेशल पावर होती है आर्टिकल 249 के अंतर्गत। तो राज्यसभा के अंतर्गत तो रिजोल्व जब आएगा जब राज्यसभा, ध्यान रखना किसको सकती है, पहली बात तो राज्यसभा को, तो इसलिए 1 और 2 स्टेटमेंट तो गलत हो गए, ठीक है। स्टेटमेंट 1 ए ऑप्शन, मतलब इसका जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, ये तो वैसे ही गलत हो गए। अब ध्यान रखना, उसमें राज्यसभा तब करेगी जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करेगी, तो साधारण बहुमत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत। तो आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल कुछ नहीं, आर्टिकल 249 पूछा है और मैंने आपको कितनी बार बोला है कि राज्यसभा की स्पेशल शक्ति है, उसका ध्यान रखना। तो एक तो 312 में है कि राज्यसभा संकल्प ला दे कि न्यू ऑल इंडिया सर्विस लानी है, तब संशोधन के माध्यम से न्यू ऑल इंडिया सर्विस लाएगी, और संशोधन तो दोनों सदनों में पारित होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब इसमें विधि बनेगी, वो विधि दोनों सदनों में पारित होगी, लेकिन विधि बनानी है इसके लिए रिजोल्यूशन लाना पड़ता है, और रिजोल्यूशन कौन लाएगा, वो लोकसभा राज्यसभा लाती है, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। तो हो गया, तो बहुत इजली तरीके से, हालांकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा और कर लेते हैं डिस्कशन। निम्नलिखित कथनों पर, निम्नलिखित स्टेटमेंट पर फोकस करना है, पूछा है करेक्ट आंसर। तो देखो एक बात ध्यान रखना, यूपीएससी में अगर आपको आंसर देना है और यूपीएससी अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है, यूपीएससी प्री या मेंस या इंटरव्यू तक जाना है आपको, या इंटरव्यू पास करके आपको रैंक लानी है, तो एक बात पक्का ध्यान रखना, यूपीएससी स्टडी भाई कॉन्सेप्ट की होती है, बहुत समझ की होती है, आपकी समझ मस्त होनी चाहिए।
आपका हर चीज़ के साथ फैक्ट होना चाहिए, मजबूती के साथ उसका तर्क होना चाहिए, उसका रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, उसका लॉजिकल होना चाहिए, तब जाकर के आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाओगे और इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हो। ठीक है ना। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, स्टेटमेंट पे जाते हैं, मतलब कि इसने पूछा हुआ है विच इज़ द करेक्ट, विच आर द करेक्ट, ठीक है ना, कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो वो बारे में पूछा है। 3 स्टेटमेंट इसने दिए हैं। 3 स्टेटमेंटों में ऐसा होता है कि आप 1-2 स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि राज्यसभा में, किसमें, जो राज्यसभा है जो अपर हाउस है उसमें धन विधेयक को अस्वीकार करने, धन विधेयक किसके बिल में, मनी बिल के संबंध में अस्वीकार करने या संशोधित करने कोई शक्ति, बिल्कुल करेक्ट है, राज्यसभा को कोई पावर नहीं होती। मनी बिल के संबंध में राज्यसभा को केवल इतनी पावर है कि 14 दिन तक पेंडिंग रख सकता है, इसके अलावा कोई पावर नहीं है। कितने देर तक, 14 डेज तक, उसके अलावा राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। इसके अलावा ये, इसलिए स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। दूसरा, इसलिए ये सी तो गलत हो गया। दूसरा, राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा अनुदानों की जो मांग है उन पर, जो मांग है अनुदानों की मांग, जो भी जो ग्रांट है, जो ग्रांट है उस मैंने आपको बताया कि हमने जो स्पेशल डिटेल जो कोर्स है उसमें अच्छी तरीके से इसको डिस्कशन किया है, मेरे टाइम बेस्ड है, उसमें भी मैंने थोड़ा ब्रीफ के साथ आपको इसमें बताया भी है। तो इसका ये दूसरा सही है कि राज्यसभा मतदान नहीं करती, ठीक है, राज्यसभा चर्चा कर सकती है पर वोटिंग नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरा, तो इसलिए 2 भी सही है, 1 और 2 सही है। अब आपको जाना है तीसरे पे, तो इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो गया। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं होती, गलत बात है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा होती है। अभी देखा होगा आपने, बजट सेशन चल रहा है और बजट पे चर्चा हो रही है, चर्चा होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब बजट, तो बजट पर चर्चा होती है बट वोटिंग नहीं होती, ठीक है। तो चर्चा होती है, बिल्कुल करेक्ट, ये तीसरा गलत आंसर है। तो ये गलत आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर इसमें बी होगा। नेक्स्ट, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद, भारत में अगर किसी राज्य की विधान परिषद की बात करें तो भारत में किसी राज्य की विधान परिषद, मतलब विधान परिषद, ध्यान रखना हर राज्य में विधान परिषद तो नहीं होती। और विधान परिषद के बारे में इस बार यूपीएससी 2021 में मेंस में सवाल भी पूछा था, ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विधान परिषद के बारे में इसने बोला है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है। क्या प्रोविजन किया गया कि 1/3 होनी चाहिए। जैसे किसी राज्य की विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो उसकी जो विधान परिषद है उसका 1/3 होगी। तो जैसे राजस्थान 200 सदस्य है तो उसकी विधानसभा है 66 सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो आधे से बड़ी नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, पूछा इसने करेक्ट, ठीक है। और दूसरी बात, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को निर्देशित करता है, सभापति को निर्देशित करता है। इस ऑप्शन में तो मैं भी थोड़ा डाउट में हूँ, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं, सोचते हैं इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को, कि किसी राज्य के राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को निर्देशित करता है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सभापति की सारे प्रोसेस है वो सभापति खुद करता है, राज्यपाल की सहमति से क्यों करेगा। तो मेरे विचार से स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, स्टेटमेंट डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट होना चाहिए इसमें। तो एक बार देख लेंगे, अगर ऑप्शन कोई डाउट है तो इसको उसमें बोल देना। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पे, अगले क्वेश्चन में, तो भारत की संसदीय सरकार के बारे में पूछी है कि भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो सरकार उसका मतलब क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, फिर भी रिपीट हुआ है, यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट भी करती है, बात आपको कन्फर्म रूप से याद कर लेनी चाहिए। यूपीएससी क्वेश्चन है उनको बार बार रिपीट भी करती है। तो इसी क्वेश्चन में एक रिपीट किया हुआ है कि ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया, पिछला 2-3 क्वेश्चन पहले हमने देखा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं मुझे बताता हूँ, ये इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पूछा है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के मैंने फीचर्स बोले हैं, क्योंकि फीचर जरूर पढ़ना है आपको, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। तो उसी में एक फीचर पूछा है कि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ये पूछा संसदीय प्रणाली में सरकार है, भारतीय संसदीय प्रणाली की सरकार, मतलब भारत में संसदीय सिस्टम है, इसका क्या प्रूफ है। तो इससे भी हम पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है उसमें भी लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद संविधान संशोधन शक्ति कर सकती है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी ऐसा होता है, जो अध्यक्ष शासन प्रणाली है उसमें भी ऐसा होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी ऐसा होता है कि वहाँ की राज्यसभा भंग नहीं थी, बल्कि मेन आंसर क्या है इसमें, ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के बट उत्तरदायी होती है। ये बिल्कुल इसकी मेन फीचर है, किसका, पार्लियामेंट्री सिस्टम का।
तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेन फीचर ये है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बोलिए। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बड़ी अजीब क्वेश्चन है, मुझे भी पता नहीं इसका आंसर आ पाएगा नहीं पाएगा, देखते हैं पढ़ने के बाद पता लगेगा। तो यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से उत्तर देखें। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, जो स्टेटमेंट है उनमें विचार करना है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है इसमें। तो देखते हैं आंसर पढ़ने के बाद कि राजस्व विभाग, देखो राजस्व विभाग संसद के बजट के जो बजट उत्तर है, गलत बात है। ये राजस्व विभाग नहीं करता, इसको आर्थिक मामलों का विभाग करता है। ये तो आपने सुना होगा, बजट तैयार करने का काम आर्थिक मामलों का विभाग होता है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, तो ये गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा भारत में संचित का प्राधिकरण के बिना कोई भी धन भारत, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि भारत में संसद के बिना अप्रूवल के कोई भी 1 रुपया भी भारतीय कंसोलिडेटेड फंड से नहीं निकाला जा सकता। ये तो बिल्कुल गलत बात है। लोक लेखा यानी कि जो पब्लिक अकाउंट है से किए जाने वाले जितने भी पैसा है वो भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। देखो एक चीज़ बताओ मैं, लोक लेखा से अगर पैसा निकाला जाता है तो उसमें राष्ट्रपति से ही काम चल जाता है, उसमें संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती, इसलिए आंसर सही है सी। इसमें डी गलत है, तो इसमें आंसर सी होगा, ठीक है ना। इसके अलावा जब संसद के दोनों सदनों की, एक अगला क्वेश्चन ज्वाइंट सेशन से संबंधित है कि जब संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सेशन कोई विधेयक को मतलब कोई विधेयक ज्वाइंट सेशन को रेफर किया जाता है तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए, तो उसे किसी के द्वारा पारित किया जाना चाहिए, हमारा पूछा है। तो ऑब्वियसली बहुमत चाहिए। देखो मतलब कोई विधेयक है तो साधारण आपको पता है विधेयक किसकी, ज्वाइंट सेशन किसकी बिल है, सिंपल बिल है, जो जनरल बिल है उसके बारे में ही ज्वाइंट सेशन आता है। और सिंपल बिल को पास होने के लिए, जनरल बिल को पास होने के लिए जनरल मेजोरिटी चाहिए। और जनरल मेजोरिटी का एक ही फंडा है कि उपस्थित मतदान देने वालों का आधा +1, ठीक है। तो उपस्थित मतदान देने वालों का साधारण बहुमत, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यही इसमें आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से संबंध है, ये बहुत ध्यान रखना। नो कॉन्फिडेंस मोशन भारत के संविधान में लिखा हुआ है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ये आर्टिकल 75 का 3 में है, 75 का 3 में, ठीक है। तो भारत के, अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है और करेक्ट आंसर दे रहे हैं आपको कि करेक्ट कौन सा है उसी के बारे में। तो भारत में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जो स्टेटमेंट है उन पे आपको विचार करना है, उनके बारे में देखना है। तो उसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि भारतीय संविधान में नो मोशन, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, कहीं पर भी संविधान में ये चीज़ रिटर्न में नहीं है। तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 75 के 3 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नो मोशन कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो इसलिए गलत है। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत, बिल्कुल सही बात है। ये कि पूर्व स्थापित का हिंदी अर्थ है प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंट लोकसभा में होता है, तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का इससे कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है, जो सरकार है, वो केवल और केवल, जो सरकार है वो केवल और केवल, अगर हम बात करें तो उत्तरदायी वो किसके प्रति रहती है, लोअर हाउस के प्रति, लोकसभा के प्रति, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। इसके अलावा यूपीपीसीएस में, अगर मैंने प्रीवियस एक वीडियो था यूपीपीसीएस के लिए बनाया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था यूपीपीसीएस ने, लगभग 2021 का पेपर में ही पूछा था कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इस तरीके से मैंने मतलब ये काफ़ी इसमें कर दिया, ठीक है। तो इतने ये क्वेश्चन इसमें आंसर होगा। अगले और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना मैं करा रहा हूँ उसको समझ के आपको नेक्स्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आती है चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी। अगला 2013 देखो, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक को सार्वभौमिक संशोधित करती है, देखो ये बात तो आपको पता है कि राज्यसभा की मनी बिल पर क्या पावर है, राज्यसभा की मनी बिल पर कोई पावर नहीं है। अगर मान लो राज्यसभा किसी मनी बिल को अमेंडमेंट कर देती है तो उसके पश्चात क्या है, तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक करें या इस विधेयक पर कार्रवाई, देखो ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा उनको एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है और इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है, लोकसभा की पावर, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। तो ये आंसर ऑप्शन सही है। लेकिन आगे पढ़ते हैं,
लोकसभा इस पर कोई विचार नहीं करेगी, गलत है। लोकसभा और राज्यसभा गलत है, क्योंकि राज्यसभा को रिव्यू के लिए नहीं भेजेगी, क्योंकि राज्यसभा के इसमें कोई पावर नहीं है, और राष्ट्रपति इस पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकता, इसलिए आंसर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिकॉज क्योंकि लोकसभा उसकी जो रिकमेंडेशन है, उसकी जो उसमें अमेंडमेंट किया गया है, वो राज्यसभा की कोई पावर नहीं है। लोकसभा चाहे तो उनको बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है, चाहे तो उनको स्वीकार भी कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन मनी बिल ज़्यादा था है लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है। तो ये चीज़ होगी ना, तो इसका आंसर होगा आंसर ए। चले, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा लगभग। वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है और मुझे लगता है मेरी आवाज़ भी कमज़ोर पड़ने लग गई है, लेकिन कुछ क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा है, उसके बारे में। भारत के संविधान में संशोधन, ध्यान रखना, भारत के संविधान में संशोधन, अगर तुम्हें ध्यान रखना, भारत के संविधान में अगर संशोधन की बात करें, जो संविधान संशोधन विधेयक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वो विधेयक की एक तो ध्यान रखना, अगर आप पे कुछ नहीं आ रहा तो ओनली वाले वर्ड को डायरेक्ट एलिमिनेट कर देना। अगर मान लें आपका कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई आंसर पता नहीं है सही है करेक्ट है, तो जहाँ तक उसको रॉन्ग ही ठहरा देना। 90% केसों में रॉन्ग होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा 100% केसों में रॉन्ग होता है, 90% वो रॉन्ग होता है। तो इसी संदर्भ में यहाँ भी सही बात है, ये गलत है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि जो संविधान संशोधन विधेयक है वो लोकसभा में पहले आ सकता है और वो राज्यसभा में पहले आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप समझ होंगे, पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा, यदि ऐसा संशोधन, यानी संविधान में ऐसा कोई संशोधन जो हमारे फेडरल सिस्टम को चेंज कर सकता है, तो उसमें आपको पता है कि सभी, उसमें देखो कितना गलत बोला है, सभी नहीं बल्कि आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति लेनी पड़ सकती है, 50% विधानसभाओं की सहमति लेनी पड़ती है। अब देखो ये छोटा सा वर्ड अगर आपने नहीं पढ़ा, ऑल स्टेट में, ऑल स्टेट लेजिस्लेशन, तो इसकी जगह गलत है, ऑल स्टेट लेजिस्लेशन नहीं बल्कि 50% या आधी लेजिस्लेशन है, आधे राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली अगर उन्होंने सहमति दे दी तो जरूरत पड़ेगी, पूरी की नहीं पड़ेगी, अर्थात स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। तो आंसर डी, दोनों ही रॉन्ग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ इंडियन रेफरेंस में देखना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में से निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत रूप से निहित है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं, उन्हीं के बारे में पूछा गया है ना। तो देखो, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो भी मंत्री होते हैं हमारे संसद के सदस्य होते हैं, अगर नहीं है तो उनको संसद का सदस्य होना पड़ता है, ठीक है ना। अरे यार एक मिनट, अच्छा ठीक है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट सही है पहला। और जब तक मंत्रियों को संसद में, ये बात सही है कि संसद में जब तक मंत्रियों को विश्वास प्रस्ताव पारित रहता है, संसद का, गलत बात है, पूरी संसद का नहीं, लोकसभा का। अब इस स्टेटमेंट को गलत मत पढ़ देना, ओनली लोअर हाउस का। तो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। पार्लियामेंट में तो राज्यसभा भी आती है, पार्लियामेंट में तो राष्ट्रपति भी आता है, इसलिए गलत है। और राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट अधूरा लिखा हुआ है ना। अच्छा सही बात है, राज्य का मतलब भारत का अध्यक्ष, और भारत का अध्यक्ष अगर वास्तविक अध्यक्ष देखें, वैसे नॉर्मल अध्यक्ष तो प्रेसिडेंट है, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन है, हमारा प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। टू ऐसे ऑप्शन में तो हमेशा ध्यान रखना, टू रॉन्ग है, तो ये नहीं, टू रॉन्ग है। अरे एक मिनट, तो इसने करेक्ट मान रखा है वैसे ऑप्शन के हिसाब से, तो कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्रस्ताव बना रहता है तब तक वो मंत्री पद पर बने रहते हैं, ठीक है ना। एक मिनट है ना, पहला करेक्ट है, बिल्कुल। मंत्रिमंडल के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये बात तो सही है। मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो संसद के सदस्य होते हैं। दूसरी बात, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्रस्ताव पारित होता है तब तक वे पद पर बने रहेंगे। अब संसद का तो मतलब संसद का नहीं, ये लोकसभा का होना चाहिए था ये आंसर, तो ठीक है ना। और राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, ये भी सही है। सॉरी, तो मेरे विचार से तो इसमें आंसर इसमें 1 और 3 होना चाहिए था, 1 और 3 ऑप्शन दिया नहीं, तो फिर भी इसको देखना एक बार, मुझे तो डाउट है इसमें। क्योंकि अगर ये हम नॉर्मल थिंकिंग करें तो जो ये बात आपको बताई, मंत्रिपरिषद तभी तक बनती जब तक मंत्रियों को, यानी कि मंत्रियों मतलब मंत्रिपरिषद को, तो संसद का नहीं लोकसभा का होना चाहिए। जैसे ज़्यादा पे स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होना चाहिए, तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होना चाहिए, है ना। और 1 भी सही है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य संसदीय सदस्य होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है।
तो इसका 1 और 3 आंसर होना चाहिए मेरे विचार से। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता देना आंसर कौन सा सही है। कुछ चेंज होगा तो हम कमेंट में, मैं आपकी कमेंट को देख करके अगले वीडियो में सही कर दूंगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, मैं भी इसको एक बार और कंफर्म कर लूँगा, लेकिन जहाँ तक मेरा समझ है उस हिसाब से इसमें 1 और 3 सही होना चाहिए। नॉर्मल थिंकिंग की बात बोल रहा हूँ, अब बाकी क्या मानना है यूपीएससी को एक बार देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को, यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रीटी करते हैं हम उनके बारे में बोला है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी कानून बना सकती है बिना राज्य की सहमति से। कोई हमें राज्य, इनको आप बोला है संसद अंतर्राष्ट्रीय विधियों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, उसको राज्य की कोई सहमति नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, इसलिए आंसर डी करेक्ट। अब 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। राज्यसभा का देखो करेक्ट पूछा है इसने स्टेटमेंट। सबसे पहले इस पर जरूर फोकस करना है, मैं आपसे यही कहूँगा, इस पर जरूर जाना है आपको। इस पर सबसे पहले हमेशा फोकस इसी पे करना है। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट पे जाना है, करेक्ट ढूंढना है हमको। फिर स्टेटमेंट पे जाता है, अब डायरेक्ट स्टेटमेंट पे देखते हैं। तो राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, गलत बात है। सभापति तो नहीं होता, लेकिन उपसभापति उसी सदन का सदस्य होता है, ध्यान रखना। सभापति तो कौन होता है, हमको पता है राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट तो उसका मेंबर नहीं होता, बट जो उनका जो वाइस चेयरमैन होता है वो उन्हीं का मेंबर होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ध्यान रखना, एक एक वर्ड, एक एक कीवर्ड को ध्यान से पढ़ना। एक छोटा सा कीवर्ड अगर आपने हल्के में ले लिया तो वह आपका क्वेश्चन को रॉन्ग करवा देगा, ये बात जरूर ध्यान रखना। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ध्यान रखना, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का अधिकार नहीं होता, ये बात सही है। नॉमिनेटेड सदस्य है और राष्ट्रपति के सदन में वोटिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उनको मतदान होता है, बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति में ये तो आपको बताया कि राष्ट्रपति का जो वोटिंग है उसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद के और राज्यों की विधानसभाओं के और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के। ठीक है, नॉमिनेटेड सदस्य प्रेसिडेंट की वोटिंग में शामिल नहीं होते, लेकिन उपराष्ट्रपति की वोटिंग में केवल सांसद के सभी सदस्य, जो पार्लियामेंट है उसके सभी मेंबर उपराष्ट्रपति की वोटिंग में शामिल होते हैं। अर्थात उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी आते हैं और इलेक्टेड मेंबर भी आते हैं। इसका मतलब अब ये भी मतलब सेकंड स्टेटमेंट राइट है, इसका मतलब भी आंसर राइट है। अब पब्लिक अकाउंट समिति के बारे में बोला गया है, पब्लिक अकाउंट समिति के बारे में, तो इसके बारे में देखते हैं स्टेटमेंट। पहला, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। ठीक है ना। दूसरा, सरकार के वित्तीय और वित्तीय की जांच करती है। और कैग, बिल्कुल सही, तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। क्योंकि देखो ये जो पब्लिक अकाउंट समिति है इसमें केवल ये लोकसभा में बनती है, राज्यसभा में इसके लोग शामिल नहीं होते। ठीक है ना। तो इस आधार पर इसका आंसर तीनों से होती है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको कन्फर्म कर लेता हूँ। अच्छा, वो जो पब्लिक अकाउंट समिति है, दूसरी पब्लिक अकाउंट समिति है, लोकसभा के सदस्य होते हैं, उसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं। टोटल मिलाकर के इसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, अर्थात 22 सदस्य होते हैं टोटल। तो 22 सदस्य होते हैं, अर्थात इसमें 22 सदस्य होंगे। तो ये गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बाकी ये दोनों सही है। तो इसमें ये सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की भी जाँच करती है और कैग की रिपोर्ट भी करती है। तो ये 2 और 3 इसमें सही है, पहला इसमें गलत है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लगभग आप देखोगे 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें, और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन यूपीएससी के। आप समय टाइम लग ही जाता है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। देखो ज़्यादातर क्वेश्चनों के देखो मैंने इसमें आंसर दिए हैं आपको, ये अपनी समझ से आंसर दिए, 99% आंसर करेक्ट है। अगर कुछ आंसर में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, हम आंसर को रिव्यू करेंगे एक बार फिर से। अदरवाइज मैंने जहाँ तक ये क्वेश्चन है आंसर देख के, मतलब समझ के पहले इनको पढ़ा था तभी इनके आंसर दिए हैं। तो लगभग क्वेश्चनों के आंसर सही होंगे। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अब आपको इस तरीके से, ये आगे और भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या किसी भी एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनको इस तरीके से सॉल्व करो, समझो। और ये आपको मेरी गारंटी, अगर आपने सच में ही समझ के पढ़ा है तो कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ से बाहर नहीं जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है या ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। और डेफिनेटली कि यदि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो ये समझ में आप निश्चित रूप से होगी आप में, और निश्चित रूप से होनी भी चाहिए। और नहीं है तो उसको विकसित करो, डेवलप करो। प्रैक्टिस से डेवलप होती है चीज़ें, पढ़ने से डेवलप होती है। थोड़ा सा थिंकिंग भी करो, क्वेश्चनों को जो पढ़ो, विशेषकर आपको ध्यान रखना जब भी हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि उसको पढ़ के छोड़ दिया या पढ़ के रिवीजन कर लिया, थोड़ा उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करने से थोड़ी क्या उसकी समझ विकसित होगी।
तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, थैंक यू इतने टाइम तक बने रहने के लिए, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा जो डिटेल सिलेबस चल रहा है उसी में आगे चीज़ें चलती रहेगी। प्री टाइम बैच की चीज़ें हमने काफ़ी करा दी है, तो उसमें आपको चीज़ें आप लगभग कुछ चीज़ें और रह कुछ फैक्टर और लेके आ जाएंगे हम। यूपी पीसीएस की चीज़ें काफ़ी करवा दी है, तो उनको भी हमने कवर किया है। इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आपकी सभी एग्जामों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।